एपिसोड नंबर 1331। किसी ने नहीं सोचा होगा कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में शीकवान को मार देंगे जिसे उन्होंने पकड़ लिया था। इन उत्पत्ति वापसी सीमा स्वामी ने जल्दबाजी में कार्य क्यों नहीं किया? इसका कारण सबसे पहले ये था कि वे अग्निपक्षी शिल्प आत्मा से डरते थे, और दूसरा शीकवान के कारण। शीकवान को त्रिपाठी जीवप्ती ने वश में कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे मारने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को उकसाने से डरते थे। आखिरकार उन्होंने पहले त्रिपाठी जीवप्ती की निर्दयता देखी थी। अगर शीकवान वास्तव में मर जाता तो वे शीरी को समझा नहीं पाते, लेकिन अब ये चिंता चली गई थी, और इसका कारण वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती स्वयं थे। ये दोनों आश्चर्यजनक और गुस्से वाला था। अभी सभी को पता चला कि उन्होंने इस युवक के पागलपन और अहंकार को पूरी तरह से कमाका था। शीकवान के बिना एक बंधक के रूप में क्या उन्होंने सोचा था कि वह एक संत राजा यहाँ खड़ा हो सकता है और इतने सारे उत्पत्ति वापसी सीमा स्वामी से बराबर के रूप में बात कर सकता है? जब उन्होंने सोचा कि शीकवान और शी परिवार के शिष्यों की मौत शी ली को कितना गुस्सा दिलाएगी, तो वे अब शांत नहीं रह सके। मां शिन युआन ने दूर से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया, बार बार अपनी उंगली से इशारा करते हुए। वह इतने गुस्से में लगता था कि वह बोल नहीं सका। बहुत देर बाद उन्होंने अपने दांत पीसे और कहा, लड़के, तुम मर चुके हो। तुम इस बार वास्तव में मर चुके हो। भ्राता माँ, उसके साथ बकवास मत करो। जल्दी करो और उसे पकड़ो और प्रबंधक शी को सौंप दो, किसी ने बगल से ठंड से चिल्लाया। सिर्फ तुम ही? त्रिपाठी जीवप्ती जोर से हंसे। अगर चाणक्योगी, यू फैंग और अन्य अभी भी यहाँ होते तो उन्हें कुछ चिंताएं होती, लेकिन वह केवल एक ही बचे थे। भले ही यहाँ एक तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा स्वामी होता, वे उसे रोकने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने अंतरिक्ष के मार्ग की खेती की, इसलिए वह किसी भी समय अंतरिक्ष को फाड़कर भाग सकते थे। ये समय लाश गुफा में पिछली बार जैसा नहीं था। उनके पास न केवल यान ज्वाला थी, बल्कि वह 1000 साल पुराने लाश जनरल का भी सामना कर रहे थे। यहाँ केवल 7 या 8 पहली उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा स्वामी थे। उसे रोकना चाहना बस एक मूर्ख का सपना था। मैं पहले स्वर्गीय भाग्य शहर को नष्ट करूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ खाता तय करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती की आवाज अचानक ठंडी हो गई। उन्होंने अपना हाथ इशारा किया और चिल्लाया, जलाओ। अग्निपक्षी शिल्प आत्मा ने आदेश प्राप्त किया और एक लंबी चीख निकाली। उसके शरीर पर लपटें लुढ़क गई, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अग्नि विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर उसके शरीर में जमा हो गई। पलक झपकते ही उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया लगता था। ये दृश्य देखकर कई उत्पत्ति वापसी सीमा स्वामी पीली पड़ गए और खुद को बचाने के लिए अपने रक्षात्मक शिल्प को बुलाने से पहले अपने शरीरों के चारों ओर अपनी संत क्यूई को संचालित करना शुरू कर दिया। अगले पल में अग्निपक्षी ने अपना मुंह खोला, और उसके मुंह में चमकदार रोशनी का एक गेंद फी के रूप से दिखाई दे रहा था। जल्द ही बाद उसने इसे थूक दिया। आश्चर्यजनक शक्ति के साथ ज्वलंत रोशनी की एक किरण बाहर निकल गई। उसके भीतर समाहित उच्च तापमान ने लगभग अंतरिक्ष को पिघला दिया। इसने एक के बालों को खड़ा कर दिया, क्योंकि यह सीधे जमीन पर उड़ गया। शिल्पात्मा का लक्ष्य कोई नहीं था, बल्कि आसपास की सबसे बड़ी दुकान थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने आगे क्या करना है, ये तय करने से पहले स्वर्गीय भाग्य शहर को उल्टा घुमाने का मन बना लिया था। अजगर गुफा पहाड़ के लोगों को इस हद तक धमकाया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। अगर वह इस बार पीछे हटते तो ये केवल कमजोरी की एक छाप छोड़ता, जो भविष्य में चीजों को और बुरा बनाएगा। आखिरकार ये पहला संघर्ष था जिसका सामना अजगर गुफा पहाड़ ने निर्माण के बाद किया था। इससे पहले कि लौ दुकान तक पहुंचती, दुकान उच्च तापमान से आग पर सेट हो गई थी, और अगले पल में रोशनी की एक किरण अचानक दूरी से बाहर निकल गई और दुकान में प्रवेश कर गई। तुरंत बाद ऊर्जा अवरोध की एक पतली परत भवन के चारों ओर कसकर लपेट ली गई। यह इस दुकान का रक्षात्मक अवरोध था, एक प्रकार का सुरक्षात्मक आत्मा सरणी। जब तक कोई स्वर्गीय भाग्य शहर में थोड़ा बड़ा दुकान था, उसके पास एक होगा, लेकिन किसी की वित्तीय संसाधनों की ताकत के आधार पर इस आत्मा सरणी की शक्ति अलग होगी। इस दुकान का अवरोध स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं था। इसके चारों ओर ऊर्जा अवरोध एक फीका हरा प्रकाश देता था, जो पानी की तरह लहरदार था। एक नज़र में ये स्पष्ट था कि इसे सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। फिर भी जब लपटें प्रतिबंध के संपर्क में आईं, तो इसने प्रतिबंध को हिला दिया और लगभग इसे तोड़ दिया। हरा प्रकाश एक पल में धुंधला हो गया, और यह टूटने से पहले 2 सांसों से कम समय तक चला। लौ थोड़ी भी कम नहीं हुई, क्योंकि यह सीधे दुकान की ओर भागी। उसी क्षण एक शिल्प जो एक गोल कटोरे जैसा दिखता था, अचानक उड़ गया और कई दर्जन मीटर की त्रिज्या तक विस्तारित हुआ, सीधे दुकान के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। चौंका दिया गया, लौ गोल कटोरे में भाग गई। तुरंत गोल कटोरे से एक नीला प्रकाश खिल गया, लौ को इकट्ठा कर रहा था और उसे दबा रहा था। एक विद्वान की तरह कपड़े पहने एक मध्यवृद्ध व्यक्ति अजीब तरह से गोल कटोरे के ऊपर दिखाई दिया। उनका भाव अत्यंत गरिमापूर्ण था, क्योंकि उन्होंने इसमें संत क्यूई की कुछ धाराएं डाली। अपनी दिव्य संवेदना की मदद से गोल कटोरा जल्दी से अपने मूल आकार में सिकुड़ गया। मध्यवृद्ध विद्वान ने अपना हाथ हिलाया और गोल कटोरा वापस ले लिया। एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ अंदर गिरती हुई लपटों को घूर कर देखा। तुम आखिरकार बाहर आ गए हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंड से सूंघा, लेकिन कुछ और नहीं किया, बस जगह पर खड़े होकर इस मध्यवृद्ध विद्वान को घूर कर देखते रहे।
जब उन्होंने पहली बार स्वर्गीय भाग्य शहर में कदम रखा तो उन्होंने पहले ही इस आदमी के अस्तित्व को नोटिस कर लिया था। आखिरकार यह आदमी एक तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा साधक था। उनके अलावा पूरे स्वर्गीय भाग्य शहर में कोई अन्य स्वामी नहीं था जिससे त्रिपाठी जीवक्ति डरते थे। अन्यथा वह पहले इतना अनैतिक नहीं होता। जिससे उन्हें परेशानी हुई वह ये था कि उन्होंने जो कुछ भी किया दूसरी पार्टी का दिखाई देने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति उन पर ध्यान दे रहे थे। अब जब दुकान नष्ट होने वाली थी तो यह आदमी आखिरकार दिखाई देने के लिए खुद को मदद नहीं कर सका। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि यह व्यक्ति दुश्मन था या दोस्त, लेकिन उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि दूसरी पार्टी को उनके प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह बहुत पहले संयम नहीं कर पाते। नीला जैद कटोरा शहर स्वामी फी पहली उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा के साधक ने एक के बाद एक चिल्लाया। उन्हें चिल्लाते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत समझ गए कि यह मध्यवृद्ध विद्वान कौन था। स्वर्गीय भाग्य शहर के शहर स्वामी फी जीतू। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले कभी इस व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसका नाम सुना था। 2 साल से अधिक पहले जब उनका हाकी परिवार और कसू परिवार के साथ संघर्ष हुआ था तो दोनों परिवार मदद के लिए शहर स्वामी के महल में आए थे। दुर्भाग्य से अंत में दोनों परिवार फी जीतू से मिलने में असमर्थ थे। हालांकि हाई के परिवार के कुलपति येन शहर स्वामी के महल में शिहोंगवेन से मिले और शिहोंगवेन को उस संघर्ष में खींच लिया। त्रिपाठी जीवक्ति उनके बारे में जानते थे क्योंकि उन्होंने वुई से उनके बारे में सुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति वास्तव में एक तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा साधक था। इस व्यक्ति को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने आखिरकार डर का एक संकेत दिखाया। दूसरी पार्टी के हाथ में नीला जैद कटोरा वास्तव में अग्निपक्षी के हमले को अवशोषित करने में सक्षम था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से एक निम्न ग्रेड का नहीं था। इसके अलावा इस व्यक्ति की आभा अत्यंत गहरी थी, कियानटोन से ज्यादा बुरी नहीं थी। वह 7 या 8 पहली उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा साधकों की निगरानी में जो कुछ भी चाहते थे वह कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा स्वामी के सामने भी ऐसा ही कर सकते थे। हालांकि इससे पहले कि वह इस व्यक्ति के रवैया का पता लगा सके, त्रिपाठी जीवक्ति ने पीछे हटने की योजना नहीं बनाई। उनके पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड था जो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। चाहे वह अंतरिक्ष ब्लेड हो या खिलता कमल गुप्त तकनीक, उन्हें भरोसा था कि वह उन पर भरोसा कर पाएंगे। बकरी दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति और अन्य लोगों ने फी जीतू को पहचानने के बाद उनके भाव थोड़ा बदल गए और वे सभी उसे सलाम करने के लिए आगे बढ़े। मां शिन युआन की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उन्होंने कहा, शहर स्वामी मास्टर, क्या मैंने नहीं सुना कि आप एक गुप्त तकनीक की खेती के लिए पीछे हट रहे थे? क्या ये हो सकता है कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं? फी जीतू ने उसे आराम से देखा और उदासीनता से कहा, क्यों? क्या प्रबंधक माँ इस शहर स्वामी की गुप्त तकनीक के बारे में बहुत चिंतित हैं? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। यह अधीनस्थ बस आकस्मिक रूप से पूछ रहा था। मां शिन युआन का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। फी जीतू ने पहली उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा साधकों के चेहरों पर अपनी नजर घुमाई और मजाक उड़ाया, अगर ये शहर स्वामी बाहर नहीं आता तो क्या तुम मेरे स्वर्गीय भाग्य शहर को फाड़ दोगे? शहर स्वामी मास्टर, कृपया हमें क्षमा करें। जब उन्होंने ये सुना तो सभी चौंक गए और जल्दी से अपनी मुट्ठी जोड़ी। उनमें से एक आगे बढ़ा और समझाया, लेकिन इसके कुछ कारण हैं। शहर में दुकानों की ऐसी स्थिति होने का कारण हम नहीं हैं, बल्कि इस बच्चे का अहंकार है। उसने इस जगह को मार डाला और आग लगा दी। शहर स्वामी मास्टर, कृपया समझें। जैसे ही वह बोला, उसने दूर से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर इशारा किया। फी जीतू ने त्रिपाठी जीवक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि दूसरी पार्टी बिना किसी डर के वापस उसे देख रही थी। वह आश्चर्य में अपनी जीभ को क्लिक करने से खुद को मदद नहीं कर सका। उसी समय उनका चेहरा अंधेरा हो गया क्योंकि उन्होंने डांटा, व्यर्थ का एक गुच्छा। तुम एक संत राजा सीमा बच्चे को भी नीचे नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हारे पास अभी भी इस दुनिया में रहने का चेहरा है? तुम खुद को उत्पत्ति वापसी सीमा साधक कहते हो। मुझे लगता है कि तुम सभी इन सभी वर्षों से कुत्तों की तरह रह रहे हो। 7 या 8 उत्पत्ति वापसी सीमा साधकों ने सभी ने अपना सिर झुका लिया और एक शब्द भी नहीं कहा, अपने दिलों में बेहद उदास महसूस करते हुए। फी जीतू ने उन्हें थोड़ी देर के लिए डांटा, इससे पहले कि अर्थपूर्ण ढंग से हंसते हुए, बच्चे, तुम्हारे पास हिम्मत है। तुम मेरे स्वर्गीय भाग्य शहर में मारने और आग लगाने की हिम्मत करते हो। तुम इस शहर स्वामी को अपनी आंखों में नहीं डालते, है ना? वरिष्ठ बुद्धिमान है। इस समूह के लोग अपने शब्द से पीछे हट गए और मुझे बहुत परेशान किया। जूनियर के पास थोड़ा विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति ने उदासीनता से कहा, थोड़ा विरोध करें। फी जीतू की आंखें झुंझला गईं। वह अंधेरे में छिपा हुआ था और शुरुआत से अंत तक सब कुछ देखा था। उन्होंने बस त्रिपाठी जीवक्ति का अनंत अहंकार और उत्पत्ति वापसी सीमा साधकों के समूह को अपने हाथ की हथेली में खिलौना बनाते हुए देखा, तो वे कैसे विरोध कर सकते थे। खुद से सोचते हुए कि यह बच्चा अपनी आंखें चौड़ी खोलकर झूठ बोल रहा था, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैंने अभी तुम्हें ये कहते हुए सुना था कि तुम मेरे स्वर्गीय भाग्य शहर को नष्ट करना चाहते हो। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, वरिष्ठ, कृपया दयालु बने। जूनियर बस गुस्से में था और बिना सोचे समझे बोला,
वरिष्ठ मास्टर उदार हैं और जूनियर के शब्दों को गंभीरता से नहीं लेंगे, है ना? फी जीतू ने एक गहरी सांस ली और ताने मारे, ये शहर स्वामी परवाह नहीं करता कि तुमने बिना सोचे समझे बोला या नहीं। एक आदमी को अपने शब्द पर कायम रहना चाहिए। आज या तो तुम वास्तव में मेरे स्वर्गीय भाग्य शहर को नष्ट कर दो, या ये शहर स्वामी तुम्हें एक स्पष्टीकरण देगा। अन्यथा इस जगह को सुरक्षित रूप से छोड़ने के बारे में सोचो भी मत। उन्हें ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा डूब गया, लेकिन एक पल के लिए विचार करने के बाद वह मुस्कुराए और कहा, चूंकि वरिष्ठ ऐसा कहते हैं तो जूनियर वरिष्ठ के निर्देशों के लिए पूछने के लिए साहसी होगा। ऐसे स्वामी के यहाँ होने के कारण वह निश्चित रूप से परेशानी पैदा करना जारी नहीं रख सकते थे। हालांकि उन्होंने दूसरी पार्टी के शब्दों से एक अलग संदेश स्पष्ट रूप से सुना। ये फी जीतू वास्तव में एक दुश्मन नहीं लगता था। अन्य उत्पत्ति वापसी सीमा साधक मूर्ख नहीं थे। वे फी जीतू के शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकते थे। शहर स्वामी मास्टर स्पष्ट रूप से दूसरी पार्टी के साथ कुल्हाड़ी दफनाना चाहते थे। मार्शिन युआन और अन्य चौंक गए थे। जैसे ही वे उसे रोकने के लिए बोलने वाले थे, फी जीतू ने जोर से कहा, तुमने लोगों को मार डाला है और मेरी कई दुकानों को जला दिया है। भले ही मेरा छाया चंद्रमा भवन गलत था, तुमने पहले ही अपना गुस्सा निकाल लिया है। मूल रूप से अगर हम यहाँ रुकते तो ये ठीक होता, लेकिन मैं बस तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। अन्यथा अगर बात बाहर निकलती तो बाहरी लोग केवल यही सोचेंगे कि यह शहर स्वामी एक काया है। जूनियर समझता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। एपिसोड नंबर 1332। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती इतना समझदार था, फी जीतू संतुष्टि का एक भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। पहले जब वह चुपके से उसे देख रहे थे तो उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह छोटा बच्चा अविवाहित और अविनम्र था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना चतुर व्यक्ति होगा। कम से कम उनके प्रयास व्यर्थ नहीं थे। शहर में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा था और जल गया था, लेकिन वे आखिरकार मृत थे, इसलिए जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक उन्हें बाद में फिर से बनाया गया, ये ठीक होगा। जहां तक 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों की मौत हो गई थी, उनमें से अधिकांश ही परिवार के शिष्य थे और फी जीतू से कोई लेना देना नहीं था। भले ही यहाँ हर कोई मर जाए, वो परवाह नहीं करेंगे। एक पल के लिए विचार करने के बाद फी जीतू ने कहा, ये शहर स्वामी तुम्हें 2 विकल्प देगा। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा चुनते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से सुनने का ढोंग किया। सबसे पहले मुआवजे के रूप में तुमने अभी प्राप्त किए गए संत क्रिस्टल को बाहर निकालो। तुम बस हत्या और आगजनी से दूर नहीं जा सकते। वे संत क्रिस्टल मुआवजे के रूप में पर्याप्त से अधिक हैं। तुम क्या सोचते हो? जैसे ही उन्होंने ये कहा, बकरी दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति और अन्य लोगों के भाव थोड़ा बदल गए। उन्होंने तुरंत समझा कि उनकी चिंताएं वास्तव में सच थीं। शहर स्वामी फी वास्तव में एक बड़ी समस्या को एक छोटी समस्या में बदलना चाहते थे, और एक छोटी समस्या को कुछ नहीं में। फिर उन्होंने हॉल में कुछ अफवाहों के बारे में सोचा और तुरंत चिंतित महसूस किया। कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों ने आश्चर्य का एक भाव प्रकट किया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि मुस्कुराते हुए, वरिष्ठ का सुझाव अनुचित नहीं है, लेकिन इस जूनियर को इसे अस्वीकार करने के लिए इतना साहसी होने के लिए क्षमा करें। फी जीतू ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली और कुछ आश्चर्य के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने इस तरह के मुआवजे का प्रस्ताव क्यों दिया, इसका कारण ये था कि वह यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति थे। इसके अलावा एक शहर स्वामी के रूप में उन्होंने महसूस किया कि मार्शिन युआन और अन्य उनका खंडन नहीं करेंगे। उन्हें कैसे पता चला होगा कि यह छोटा बच्चा उनके अच्छे इरादों की सराहना नहीं करेगा। वह तुरंत गुस्से में आ गए और त्रिपाठी जीवप्ती को स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को न जानने के लिए डांटा। उन्होंने ठंड से सूंघा। तुमने अस्वीकार करने की हिम्मत करने से पहले दूसरा विकल्प क्या था, यह नहीं सुना? त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा, इस जूनियर की यात्रा के उद्देश्यों में से एक चुराए गए संत क्रिस्टल को पुनर्प्राप्त करना था। अब जब मैंने उन्हें प्राप्त कर लिया है तो उन्हें वापस करने का कोई कारण नहीं है। वरिष्ठ, कृपया मुझे बताएं कि दूसरा विकल्प क्या है। फी जीतू ने कुछ देर के लिए उसे घूर कर देखा, इससे पहले कि कहा, चूंकि तुम इतने हठी हो तो ये शहर स्वामी तुम्हें समझाएगा नहीं। दूसरा विकल्प सरल है, चकमा या बचना मत। मुझसे एक झटका लो और जब तक तुम मरते नहीं हो मैं तुम्हें जाने दूंगा। चकमा या बचना मत। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकीर्ण हो गईं, लेकिन मार्शिन युआन और अन्य लोग इस वाक्य को सुनकर बहुत खुश थे। फी जीतू पहले ही तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा के शिखर पर थे। शक्ति के मामले में वह लगभग कियानटोन के बराबर थे। ऐसे स्वामी के व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए, भले ही ये केवल एक झटका हो, वह अहंकारी बच्चा असुरक्षित नहीं भाग पाएगा। शायद वह इस झटके के नीचे मर भी जाएगा। जबकि मार्शिन युआन और अन्य चुपके से बहुत खुश थे, उन्होंने ये भी सोचा कि उन्होंने फी जीतू के इरादों को गलत समझा था। ये पता चला कि उनका इरादा इस बच्चे को सुरक्षित रूप से जाने देने का नहीं था। ये केवल स्थिति और खेती में अंतर के कारण था कि कमजोरों को धमकाना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था। लेकिन चूंकि ये दूसरी पार्टी थी जिसने ऐसा करने के लिए पहल की, तो कहने के लिए और कुछ नहीं था। उन्होंने तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा, चुपके से एक अच्छे शो की शुरुआत की प्रतीक्षा करते हुए। तुम हिम्मत नहीं करते? फी जीतू ने त्रिपाठी जीवप्ती को मजाक उड़ाते हुए देखा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा?
त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह वास्तव में एक तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा स्वामी से निपट नहीं सकते थे, लेकिन अगर ये केवल एक झटका था तो यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भले ही वह घायल हो जाए, उनकी बहाली क्षमता के साथ उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यह स्तर के एक साधक से वह कितनी दूर थे, ये परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर था। छायांकित सितारा पर तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापसी सीमा का शिखर सबसे मजबूत था। अगर वह वास्तव में फीजीतू से असुरक्षित भाग सकते थे तो वह अपनी खुद की शक्ति की पुनः जांच कर सकते थे। छोटे बच्चे, तुम्हारे पास हिम्मत है। फीजीतू के कोमल चेहरे पर अचानक एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा ठंडा हो गया। एक शब्द कहे बिना उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और इशारा किया। उनके सिर के ऊपर मंडराता हुआ अग्नि पक्षी एक तेज चीख निकाला और आग के एक गेंद में बदल गया जो उनके शरीर के चारों ओर लपेट लिया। लाल लपटें बहती हुई लगती थी और उनके चारों ओर के अंतरिक्ष को विकृत करती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर अपनी बैंगनी ढाल को बुलाया और उसमें अपनी संत की डाली, एक रेत के तूफान को बुलाया जो जल्दी से उनकी आकृति को डुबो दिया। अगले पल में काली लपटों से संघटित एक ढाल त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दिखाई दी। यह उनके खुद की संत की से संघटित भव्य स्वर्गीय ढाल था। जैसे ही ये 3 रिक्शाएं पूरी हुई, फीजीतू ने एक भयानक संत की उतार चढ़ाव जारी किया। तुरंत बाद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और किसी को भी उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हुए बिना त्रिपाठी जीवप्ती के सामने 10 मीटर दिखाई दिए। तुरंत उनके शरीर से एक बाघ की दहाड़ अचानक गूंज उठी और एक विशाल बाघ का सिर अचानक उनके शरीर के ऊपर दिखाई दिया। जब ये पहली बार दिखाई दिया तो ये बाघ का सिर भ्रामक था, लेकिन जैसे ही फीजीतू ने इसमें अपनी संत की डाली, इसने धीरे धीरे ठोस होने के संकेत दिखाए। उसी समय बाघ के सिर से एक अतुलनीय भयंकर आभा विकसित हुई। मार्शियन युआन और अन्य जो किनारे से देख रहे थे सभी पीले पड़ गए और जल्दी से पीछे हट गए। हालांकि फीजीतू ने जानबूझकर उन्हें निशाना नहीं बनाया। बाघ के सिर से विकसित होने वाली हत्यारी इरादा एक वास्तविक ब्लेड की तरह था जो उनके शरीरों को काटता था, जिससे वे कांपते थे। शहर स्वामी मास्टर गंभीर थे। हर कोई बहुत खुश था। छोटे बच्चे सावधान, फीजीतू ने चिल्लाया। उनके सिर के ऊपर तैरता हुआ बाघ का सिर अचानक अपना खूनी मुंह खोला और पहाड़ से उतरते हुए एक भयंकर बाघ की तरह एक अदम्य गति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर झपटा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया क्योंकि उन्होंने उन्मत्त रूप से अपनी संत की को धक्का दिया। अगले पल में ठोस बाघ का सिर सबसे बाहरी भव्य स्वर्गीय ढाल से टकरा गया। दरार की एक श्रृंखला गूंज उठी और भव्य स्वर्गीय ढाल के दर्जनों कागज की तरह थे, एक ही झटके को सहन करने में असमर्थ थे। बाघ का सिर दूसरी ओर रेत के तूफान की दूसरी परत की ओर झपटते हुए कोई गति नहीं खोया। रेत का तूफान बैंगनी ढालों के भीतर समाहित शक्ति से प्रेरित था, इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली था। जैसे ही बाघ का सिर इसमें गिर गया, इसे हवा और रेत की शक्ति से रोक दिया गया। इसकी आकृति अचानक सुस्त हो गई और रुकने के संकेत दिखाए। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती खुश नहीं थे। इसके बजाय वह चौंक गए और उनका चेहरा और भी अधिक गंभीर हो गया। फीजीतू ने ताने मारे। जैसे ही उन्होंने अपनी दिव्य संवेदना को प्रेरित किया, बाघ के सिर ने अचानक एक उदास रोशनी थूक दी। जैसे ही उदास रोशनी दिखाई दी, यह विस्फोट हो गई और रेत के तूफान में एक छेद फाड़ दिया। उसी समय बाघ के सिर ने उद्घाटन का फायदा उठाया और रेत का तूफान अब इसे रोक नहीं सका। पलक झपकते ही विशाल बाघ का सिर त्रिपाठी जीवप्ती के सामने आ गया। इसने अपना खूनी मुंह खोला और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर काटा। त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और एक ही विचार के साथ उनके शरीर के चारों ओर अग्निपक्षी शिल्प आत्मा का सुरक्षात्मक अवरोध तेजी से घूमना शुरू हो गया, जिससे वह आग पर लगते थे, एक आश्चर्यजनक उच्च तापमान का उत्सर्जन करते हुए। बाघ की दहाड़ और पक्षी की चीख आपस में गुंथी हुई थी और मंडराती थी। मार्शियन युआन और अन्य ये देखने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाए कि क्या त्रिपाठी जीवप्ती गंभीर रूप से घायल थे या मर गए थे। हालांकि उनकी दृष्टि रेत के तूफान से अवरुद्ध थी और वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। वे इतने चिंतित थे कि वे अपने पैर थपथपाने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि कुछ लोग फीजीतू की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति से यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि त्रिपाठी जीवप्ती गंभीर रूप से घायल नहीं थे। एक तेजी के साथ रेत का तूफान अचानक बिखर गया और एक बार फिर एक ढाल में संघटित हो गया जो बैंगनी प्रकाश के साथ चमकता था और किनारे पर उड़ गया। उसी समय त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति भी तेजी से पीछे हट गई। उनका चेहरा थोड़ा पीला था। अग्निपक्षी शिल्प आत्मा जो उनके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, अनजाने में उनके सिर के ऊपर मंडराने के लिए वापस आ गई थी। हालांकि बाघ के सिर का रंग काफी धुंधला हो गया था, यह अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे कसकर पीछा कर रहा था, जैसे कि वह उसे मारना चाहता था। मध्य हवा में त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा निर्दयी हो गया। उन्होंने अपने हाथ हिलाए और काले अंतरिक्ष ब्लेड की एक श्रृंखला बाघ के सिर की ओर निकल गई। ये देखकर फीजीतू थोड़ा भौंहा हो गया। फिर जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा हो, उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने अलार्म में चिल्लाया, रुके। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वह पहले ही बाहर निकल चुके थे और बाघ के सिर के सामने पहुंच गए थे। उन्होंने एक हाथ से पहुंचा और बाघ के सिर को अपने शरीर में चूस लिया।
दूसरे हाथ से उन्होंने नीला जैद कटोरा बाहर निकाला। कटोरे से एक चमकदार नीला प्रकाश खिल गया और अंतरिक्ष ब्लेड की ओर चला गया। एस्टरिस्क ची 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 ची। एस्टरिस्क। नीला प्रकाश तुरंत धुंधला हो गया, जिससे फीजीतू का चेहरा झुंझला गया क्योंकि वह एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। यह नीला जैद कटोरा एक शिल्प था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने कई सालों तक परिष्कृत किया था, और यह वह भी था जिस पर उन्होंने सबसे अधिक भरोसा किया था। इस कटोरे में संग्रहित नीला प्रकाश में सभी प्रकार की विचित्र शक्तियां थीं। अतीत में त्रिपाठी जीवप्ती ने कई बार खतरे को टालने के लिए इस कटोरे के नीले प्रकाश का उपयोग किया था, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके कटोरे में नीला प्रकाश वास्तव में कुछ कम हो गया था, और वह बता नहीं सकते थे कि यह कहाँ गया था। अंतरिक्ष उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करने वाले विचित्र ब्लेड के बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उन्हें खोए हुए नीले प्रकाश की भरपाई करने में कम से कम कई साल लगेंगे, और उन्हें कुछ कीमती खजाने का भी उपभोग करना होगा। इस क्षण में फीजीतू के मन में भी त्रिपाठी जीवप्ती को मारने के विचार थे। यहाँ तक कि उसी राज्य में एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए कोई भी उन्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केवल एक संत राजा राज्य इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होगा। जब फीजीतू ने नीला जैद कटोरा बुलाया तो त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से हमला नहीं किया और इसके बजाय हल्के से पीछे हट गए, अपनी ढाल वापस ले ली। कुछ गहरी सांसें लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के पीले चेहरे ने आखिरकार लालिमा का एक निशान बहाल कर दिया। शांति से फीजीतू को घूरकर देखते हुए उनकी भौहें थोड़ी झुंझला गई, उनका भाव थोड़ा विचित्र था। तुम? फीजीतू ने अपने नीले जैद कटोरे को देखा और फिर त्रिपाठी जीवप्ती को। उनका चेहरा बेहद भयंकर हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे, वरिष्ठ, तुमने अपना दूसरा कदम बनाया है। फीजीतू का भाव एक पल के लिए जम गया। इससे पहले कि वह कड़वाहट से मुस्कुराते, त्रिपाठी जीवप्ती को गहराई से घूरकर देखते हुए, इससे पहले कि वह निराशापूर्वक अपना हाथ हिलाते, जाओ जाओ, मेरे स्वर्गीय भाग्य शहर में फिर कभी कदम मत रखना, वरना इस शहर स्वामी को अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। वरिष्ठ की उदारता के लिए बहुत धन्यवाद। अगर संभव हो तो मैं वरिष्ठ से पहले तुम्हारे द्वारा दूर की गई लौ को वापस करने के लिए कहना चाहूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ में नीला जैद कटोरा देखा और फीके रूप से कहा। फीजीतू का चेहरा झुंझला गया क्योंकि उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी संत क्यूई को नीला जैद कटोरा में डाला। लौ का एक गेंद तुरंत बाहर उड़ गया और अग्निपक्षी शिल्पात्मा ने अपनी चोंच खोली और उसे अपने चोंच में चूस लिया, इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में गोता लगाता और गायब हो जाता। ऐसा नहीं था कि फीजीतू से निपटना आसान था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पहले जो लौ इकट्ठा की थी वह थोड़ी विचित्र थी। वह इसे बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं कर सकते थे, और अगर इसे लंबे समय तक नीला जैद कटोरा में सीमित किया जाता तो यह न केवल इस शिल्प की शक्ति को प्रभावित करेगा, बल्कि यह नीला जैद कटोरा को कुछ नुकसान भी पहुंचा सकता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यह एहसान करने के लिए तैयार थे। विदा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी मुट्ठी जोड़ी और उदासी से मां शिन युआन और अन्य लोगों को देखा, जैसे कि वह अपने चेहरों को याद करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहते थे। अर्थपूर्ण ढंग से ताने मारने के बाद उन्होंने अपनी तारा शटल बुलाए और अजगर गुफा पहाड़ की ओर उड़ गए। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1333। हेवनली फेट सिटी, स्वर्गीय भाग्य शहर के खंडहरों में मां शिन युआन और अन्य चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे उदास थे और माहौल बेहद गंभीर था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि त्रिपाठी जीवप्ती यांकई वास्तव में फीजीतू के एक ही वार से बचकर बिना किसी नुकसान के भाग निकलेंगे। उन सभी ने उस चाल की शक्ति देखी थी और जानते थे कि फीजीतू ने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। यहाँ मौजूद उत्पत्ति वापसी क्षेत्र ओरिजिन रिटर्निंग रेल्म के स्वामी सुरक्षित रूप से ऐसी चाल का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन इसे एक तीसरी कोटि संत कोटि सेंट किंग के युवा ने रोक दिया। जबकि मां शिन युआन और अन्य हैरान थे, उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति गहरे डर का एहसास भी हुआ। वह छोटा सा लड़का केवल तीसरी कोटि संत कोटि था, फिर भी उसका प्रदर्शन पहले से ही इतना शानदार था। अगर वह वास्तव में उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो क्या होगा? उपस्थित सभी लोग पुराने धूर्त थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खतरे को शुरुआत में ही कुचलने के सिद्धांत को समझते थे। खासकर जब उन्होंने जाने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती की गहरी निगाह देखी तो उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि भविष्य में एक बार जब उनकी खेती एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगी तो वह बदला लेंगे। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मां शिन युआन ने हाथ जोड़े और हकलाते हुए कहा, नगर स्वामी, क्या हम उसे बस ऐसे ही जाने देंगे? अगर हम उसे जाने नहीं देंगे तो तुम क्या चाहते हो? फीजीतू ने मां शिन युआन को ठंडी निगाह से घूरा, क्योंकि उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन उस छोटे लड़के ने यादव परिवार, फीजीतू ने ठंडी आह भरी, तुम यह भी जानते हो कि वह यादव परिवार से था। यादव परिवार के जीवन या मृत्यु से मेरा क्या लेना देना है? मां शिन युआन का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम उसे जाने नहीं देना चाहते तो अब उसका पीछा कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें उसे यही रोकने का आत्मविश्वास हो। नगर स्वामी मजाक कर रहे होंगे। समूह बेहद शर्मिंदा लग रहा था और किसी ने भी त्रिपाठी जीवप्ती का उल्लेख दोबारा करने की हिम्मत नहीं की। जब तुम अपनी खुद की ताकत पर भरोसा नहीं करते तो फिर यही रहो।
अगर किसी ने इस नगर स्वामी के शब्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत की तो इस नगर स्वामी को तुम्हें सम्मान न देने के लिए दोष मत देना। और क्या तुम सच में सोचते हो कि वह बूढ़ा बदमाश कियान टोंग वापस नहीं आ पाएगा? ही, तुम बेहतर होगा कि प्रार्थना करो कि तुमने इस बार सही चुनाव किया है, वरना भविष्य में तुम्हें छाया चंद्रमा हॉल शैडो मून हॉल में कोई जगह नहीं मिलेगी। लोगों के समूह ने निराशा में एक दूसरे को देखा। जैसे ही वे और अधिक सावधानी से पूछताछ करने वाले थे, उन्होंने देखा कि फीजीतू पहले ही अपनी आस्तीन झटक चुका था और मौके से गायब हो गया था। भाई माँ, हमें क्या करना चाहिए? अभी नगर स्वामी फी ने जो कहा, उससे लगता है कि हॉल के भीतर संघर्ष में कुछ उतार चढ़ाव है। क्या अफवाह है कि वृद्ध कियान वह? किसी ने माँ शिन युआन की ओर देखकर पूछा। ये सही है भाई माँ, क्या आपने नहीं कहा था कि इस बार की योजना अचूक है? अगर ऐसा नहीं था तो हम केवल एक संत कोटि से निपटने के लिए यादव परिवार के साथ सहयोग करने यहाँ क्यों आए होते? किसी और ने पूछा। माँ शिन युआन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने अधीरता से कहा, अगर तुम इस वृद्ध स्वामी से पूछते हो तो यह वृद्ध स्वामी किससे पूछे? इस वृद्ध स्वामी ने ये केवल अपने वरिष्ठों से सुना। मुझे विशिष्ट स्थिति कैसे पता हो सकती है? अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम प्रबंधक जी से पूछ सकते हो और देख सकते हो कि उनके पास क्या जवाब है। प्रबंधक जी। माँ शिन युआन के टालमटोल वाले शब्दों को सुनकर सभी समझ गए कि उन्हें इस बार मूर्ख बनाया गया है। पछतावे ने उनके दिलों को भर दिया, लेकिन जब उन्होंने कियान टोंग की क्षमता के बारे में सोचा तो वे सभी कांप उठे, हाथ जोड़े और चले गए। ड्रैगन गुफा पर्वत पर त्रिपाठी जीवप्ती पीले चेहरे के साथ लौटे। जैसे ही उन्होंने पर्वत में प्रवेश किया, उन्होंने वही यान ज्ञान और कियान यू को उनका इंतजार करते हुए देखा। उन्हें प्रकट होते देख तीनों महिलाएं खुश हुई और जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। क्या आप घायल हैं? वूई ने त्रिपाठी जीवप्ती का पीला चेहरा देखकर खुद को पुकारने से नहीं रोक पाई। ये कुछ गंभीर नहीं है। यू फैंग और अन्य कैसे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और पूछा। वे पहले से ही ठीक हो रहे हैं और जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आप वापस नहीं आते तो विदेशी वृद्ध चांद और विदेशी वृद्ध हाउ हेवनली फेट सिटी स्वर्गीय भाग्य शहर के लिए एक और यात्रा करते। हम त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। उन्हें बताएं कि जाने की जरूरत नहीं है। यह मामला यही खत्म होता है। छाया चंद्रमा हॉल को अब और कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अभी के लिए जितना हो सके बाहर न जाने की कोशिश करें। यादव परिवार की हरकतों से सावधान रहें। मुझे पता है, मैं उन पर नजर रखूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि वे बाहर न जाएं। वूई ने तुरंत जवाब दिया, फिर तुरंत चिंता के साथ कहा, आपको भी जल्दी ठीक होने की जरूरत है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और अपने गुफा निवास की ओर चल पड़े। फीजीतू तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के चरम स्वामी होने के योग्य थे। हालांकि वह चाल कुछ खास नहीं लग रही थी, फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती उसकी उग्रता को समझते थे। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये कुछ ऐसा था जो त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे। पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना उन्हें घायल करने में सक्षम होना। ये लग रहा था कि उनके और तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के स्वामी के बीच का अंतर अभी भी काफी स्पष्ट था। अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से कुछ गोलियों की बोतलें निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ गोलियां निकाली और अपनी श्वास को समायोजित करने के लिए आंखें बंद करने से पहले उन्हें अपने मुंह में भर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती की चोटें गंभीर नहीं थी, लेकिन उनकी आभा कुछ हद तक अस्थिर थी। आधे दिन तक ध्यान करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ठीक हो गए। आखिरकार उनके शरीर में सुनहरा रक्त गोल्डन ब्लड में एक शक्तिशाली पुनर्स्थापनात्मक क्षमता थी, इसलिए इस तरह की छोटी चोट उनके लिए कुछ भी नहीं थी। अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए और यह महसूस करते हुए कि देर रात हो चुकी है, त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि वह चुपचाप उठे, गुफा निवास की बाधा को खोला और चुपचाप ड्रैगन गुफा पर्वत को छोड़ दिया। अपनी गति कौशल का उपयोग करके सीधे हेवनली फेट सिटी स्वर्गीय भाग्य शहर की ओर उड़ चले। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती शहर में पहुंचे और अपनी याद में उस मार्ग का अनुसरण करते हुए नगर स्वामी के महल के स्थान तक गए। एक और कप चाय के बराबर समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती नगर स्वामी के महल में दिखाई दिए। हालांकि यह उनका पहली बार था, फिर भी वह अपनी दिव्य चेतना से पूरे नगर स्वामी के महल की स्थिति को समझने में सक्षम थे। आज रात नगर स्वामी का महल थोड़ा अजीब था। चारों ओर शांति थी, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जो कृषक आमतौर पर जगह की रखवाली के प्रभारी थे, उन्हें भी आज रात हटा दिया गया था। नगर स्वामी के महल में लोगों को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, बस ये कि यह नगर स्वामी का आदेश था कि आज रात किसी को भी महल के चारों ओर घूमने की अनुमति नहीं थी। एक बार पता चलने पर उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। इस कड़े आदेश के तहत स्वाभाविक रूप से किसी ने भी नगर स्वामी की गरिमा का अपमान करने की हिम्मत नहीं की। इस बात से अवगत त्रिपाठी जीवप्ती नगर स्वामी के महल में अकड़ कर चले। कुछ चक्कर लगाने के बाद वह नगर स्वामी के महल के अंदर एक कमरे के सामने पहुंचे। जैसे ही वह वहां खड़े हुए, फीजीतू की आवाज कमरे के अंदर से आई, चूंकि तुम यहाँ हो, अंदर आओ और बैठो। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा मुस्कुराए और उदारता से दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। कमरे के अंदर फीजीतू एक कुर्सी पर बैठे थे और मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर देख रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती के अंदर चलने के बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और संत शक्ति सेंट ची के एक विस्फोट के साथ दरवाजा फिर से बंद कर दिया।
त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह सीधे फीजीतू के बगल में दूसरी कुर्सी पर चले गए और शांति से बैठ गए। मुझे पता था कि तुम दिन के दौरान बहुत साहसी थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें अभी भी कमान दूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह एक ड्रैगन का तालाब और बाघ का मांद है? यहाँ प्रवेश करना आसान है, लेकिन निकलना मुश्किल है। फीजीतू ने ताना मारा। वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में इस कनिष्ठ से निपटना चाहते थे तो आपको इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी। बस सीधे कर देते, त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से जवाब दिया। फीजीतू की आंखों में चमक आए और उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा है, इस बूढ़े आदमी कियांटोंग ने तुम्हें गलत नहीं आंका। तुम काफी दिलेर हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वरिष्ठ ने दिन के दौरान इस कनिष्ठ को संदेश क्यों भेजा? त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। दिन के दौरान फीजीतू के साथ लड़ने के बाद दूसरे पक्ष ने अचानक उन्हें एक संदेश भेजा था और उन्हें रात में फिर से नगर स्वामी के महल में आने के लिए कहा था, जिसने वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति को भ्रमित कर दिया था। हालांकि वह पूरी कहानी नहीं जानते थे, वह अनुमान लगा सकते थे कि इसका छाया चंद्रमा हॉल शैडो मून हॉल में हाल के बदलावों से कुछ लेना देना था। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहता हूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मदद। त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें चढ़ाई। किस तरह की मदद? चलो इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम छाया चंद्रमा हॉल में हाल की घटनाओं के बारे में क्या सोचते हो? फीजीतू ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ धीमी आवाज में पूछा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। कनिष्ठ इस पूरे समय ड्रैगन गुफा पर्वत पर एकांतवास में रहा है और बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मुझे समझा सकते हैं। तो ऐसा है। फीजीतू ने धीरे से सिर हिलाया। उस स्थिति में यह नगर स्वामी तुम्हारे साथ सीधे बात करेगा। इस बार तुम्हारे ड्रैगन गुफा पर्वत को निशाना बनाए जाने का कारण वास्तव में छाया चंद्रमा हॉल में आंतरिक कलह है। इस संबंध में मेरा छाया चंद्रमा हॉल तुम्हारा ऋणी है। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे ड्रैगन गुफा पर्वत और मेरे छाया चंद्रमा हॉल ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया है। दोनों पक्षों को एक दूसरे से बहुत फायदा हुआ है। हालांकि तुम्हारे ड्रैगन गुफा पर्वत के अस्तित्व और शांति से रहने का मुख्य कारण कियांटोन का संरक्षण है। अब कियांटोन कुछ मुसीबत में फंस गए हैं और कुछ लोग उनसे निपटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कियांटोन की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए पहले ड्रैगन गुफा पर्वत से निपटने के लिए यादव परिवार के साथ तुम्हारी शिकायतों का फायदा उठाया। ये कहने के बाद फीजीतू ने त्रिपाठी जीवक्ति को घूरा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम पहले से ही जानते थे? त्रिपाठी जीवक्ति हंसे। मैंने अनुमान लगाया। अद्भुत। फीजीतू की आंखों में प्रशंसा की एक झलक आई। चूंकि तुमने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, तो समझाना बहुत आसान है। सीधे शब्दों में कहें, छाया चंद्रमा हॉल मूल रूप से दो गुटों में विभाजित था। एक का नेतृत्व कियांटोन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व फेंग ज़ेन नाम के एक वृद्ध कर रहे थे। दोनों के दर्शन अलग थे और वे अक्सर एक दूसरे से असहमत रहते थे। इसके अलावा इन दोनों वृद्धों में से एक शिल्प शोधन, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और कलाकृतियों का प्रभारी था, जबकि दूसरा रसायन विद्या, एल्केमी और औषधियों का प्रभारी था। अन्य वृद्ध और प्रबंधक जो इन दोनों के अधीन थे, वे मूल रूप से संतुलित थे। इसलिए इन वर्षों में हालांकि इन दोनों गुटों में कुछ संघर्ष थे, लेकिन कोई बड़ा घर्षण नहीं था। लेकिन अब एक घटना के कारण ये संतुलन टूट गया है। महागुरु गेलिन की मृत्यु। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उन्हें यह मामला याद आया। कियांटोन और महागुरु गेलिन के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए महागुरु गेलिन की मृत्यु के साथ कियांटोन के पक्ष ने एक भारी हस्ती को खो दिया था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि दूसरा गुट बेवफा हो जाए। त्रिपाठी जीवक्ति ने सोचा कि उनका अनुमान सही था, लेकिन फीजीतू ने ताना मारा और सिर हिलाया। महागुरु गेलिन की मृत्यु तो बस एक शुरुआत थी। वास्तव में इन दोनों गुटों के बीच फूट पड़ने का कारण कुछ और था। वह क्या है? त्रिपाठी जीवक्ति स्तब्ध रह गए। वैसे तुमने भी उस चीज को पहले देखा है, फीजीतू ने फुसफुसाया। लाल मोमबत्ती फल, रेड कैंडल फ्रूट। बस वही। त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक एहसास हुआ, छाया चंद्रमा हॉल में मंदिर के स्वामी की खेती सबसे मजबूत नहीं है। वास्तव में शक्तिशाली कियांटोन और फेंग ज़ेन है। इन दोनों में से उत्पत्ति राजा क्षेत्र ओरिजिन किंग रेल्म में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन लाल मोमबत्ती फल का केवल एक छोटा सा टुकड़ा है, इसलिए हर कोई इसे चाहता है। तुम्हें क्या लगता है कि स्थिति कैसे विकसित होगी? अगर ऐसा है तो ये समझ में आता है। त्रिपाठी जीवक्ति के चेहरे पर समझ की एक झलक कौंध गई। 2 साल पहले जब लियुयान रेत क्षेत्र खुला था, तो तीसरी परत में एक लाल मोमबत्ती फल दिखाई दिया था। हालांकि इसे तारा सम्राट पर्वत के लेन छिंग ने कई टुकड़ों में काट दिया था। वेल गुचांग और डोम शुवानर एक टुकड़ा हथियाने और इसे छाया चंद्रमा हॉल वापस लाने में कामयाब रहे। एक सर्वोच्च खजाने का लालच, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के कृषक को खेती के बंधनों को तोड़ने में मदद कर सकता है, बहुत बड़ा था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि छाया चंद्रमा हॉल में मूल संतुलन टूट गया था। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1334। हाँ, वास्तव में कियांटोन ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें दूसरों के साथ लड़ना पसंद हो, लेकिन लाल मोमबत्ती फल, रेड कैंडल फ्रूट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह वास्तव में उत्पत्ति राजा क्षेत्र ओरिजिन किंग रेल्म में प्रवेश कर सकते हैं, तो मेरा छाया चंद्रमा हॉल, छायांकित तारा
शैडोड स्टार पर नंबर 1 महान शक्ति बन जाएगा। यहाँ तक कि तारा सम्राट पर्वत स्टार एम्परर माउंटेन भी मेरे छाया चंद्रमा हॉल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। हालांकि यह आशा बहुत कम है, फिर भी यह आशा है। चूंकि वह बूढ़ा बदमाश कियान टोंग ऐसा सोचता है, तो फैंग ज़ेन भी स्वाभाविक रूप से ऐसा ही सोचता है। नतीजतन दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया और छाया चंद्रमा हॉल अब अराजकता की स्थिति में है। फी जीतू ने कुछ दुख के साथ कहा, अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो मेरे छाया चंद्रमा हॉल को सबसे अच्छा भारी नुकसान होगा, लेकिन सबसे बुरा तो यह है कि यह नष्ट भी हो सकता है। क्या यह इतना गंभीर है? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा बदल गया। कियान टोंग के गुट के वृद्धों और प्रबंधकों के बीच शिकायतें अब काफी समय से बन रही हैं, और यह हमेशा संप्रदाय स्वामी ही रहे हैं जो उन्हें दबा रहे हैं, इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई है। लेकिन इस बार यहाँ तक कि संप्रदाय स्वामी भी कुछ करने में शक्तिहीन है। वास्तव में अगर हॉल मास्टर की उम्र अधिक नहीं होती तो ये लाल मोमबत्ती फल उनके लिए लेना सबसे उपयुक्त होता, लेकिन हॉल मास्टर लाल मोमबत्ती फल की औषधीय क्षमता को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। अगर मेरे छाया चंद्रमा हॉल में वास्तव में आंतरिक युद्ध छिड़ जाता है, हे लड़के, क्या तुम समझते हो कि इसका क्या मतलब है? जब घोंसला उल्टा हो जाता है तो कोई भी अंडा साबुत नहीं बचता। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें फड़क उठी। फी जीतू क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, ये वह कैसे नहीं समझ सकते थे। अगर छाया चंद्रमा हॉल वास्तव में बिखर गया तो ड्रैगन गुफा पर्वत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिरकार ड्रैगन गुफा पर्वत अभी भी छाया चंद्रमा हॉल के प्रभाव क्षेत्र में था, इसलिए कोई नहीं कह सकता था कि समय आने पर क्या होगा। लेकिन जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति उदासीन हो गई, क्योंकि उन्होंने फी जीतू को घूरते हुए कहा, वरिष्ठ को इसे इतना डरावना बनाने की जरूरत नहीं है। कनिष्ठ केवल ये जानना चाहता है कि आप किस गुट से संबंधित हैं। मैं फी जीतू ने अपनी भौहें उठाई और खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। यह नगर स्वामी लड़ने और दूसरों के खिलाफ साजिश करने से थक गया है, इसलिए मैंने हॉल मास्टर से मुझे स्वर्गीय भाग्य शहर में नगर स्वामी के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा। आपको क्या लगता है कि मैं किस गुट से संबंधित हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी। मैंने सुना कि वरिष्ठ के शब्द वृद्ध कियान के लिए चिंता और फिक्र से भरे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप और वृद्ध कियान एक ही पक्ष में हैं। बकवास, कियान टोंग वह बूढ़ा बदमाश। फी जीतू ने ठंडियाह भरी, जाहिर तौर पर गाली देना चाहते थे, लेकिन अपने शब्दों के बीच में रुक गए और अपना हाथ हिलाया। भूल जाओ, संक्षेप में, मैं कियान टोंग का एक बड़ा एहसानमंद हूँ, इसलिए इस बार मैं उसे चुकाना चाहता हूँ। इसका मुझसे क्या लेना देना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाईं। वरिष्ठ ने इस कनिष्ठ को इतनी देर रात यहाँ क्यों बुलाया? फी जीतू ने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, कियान टोंग मुसीबत में है। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गईं। तुम एक अकृतज्ञ व्यक्ति की तरह नहीं दिखते। तुम्हारा ड्रैगन गुफा पर्वत इन पिछले कुछ वर्षों में कियान टोंग की बदौलत ही स्थिर रूप से विकसित हो पाया है। यह मत सोचो कि उसने तुम्हारी देखभाल नहीं की है। अगर वह स्वर्गीय भाग्य शहर में नहीं बैठा होता तो मुझे डर है कि तुम पहले ही हड्डी तक खा चुके होते। कुछ तुच्छ युवा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते, वास्तव में एक पहाड़ पर कब्जा करने और खुद को राजा कहने की हिम्मत करते हैं। हम कितना समझ से बाहर है। आइए अभी के लिए हमारे ड्रैगन गुफा पर्वत के बारे में बात न करें। नगर स्वामी फी, कृपया मुझे वृद्ध कियान के बारे में बताएं। अगर कुछ भी है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं मना नहीं करूंगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्की से कहा। कुछ चीजें थी जिनकी उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ थे। तथ्य यह है कि ड्रैगन गुफा पर्वत इन पिछले कुछ वर्षों में इतना स्थिर रहा था, वास्तव में कियान टोंग की देखभाल के कारण था। लेकिन फी जीतू को ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती को अभी भी थोड़ा असहज महसूस हुआ और उनकी आवाज तुरंत ठंडी हो गई। फी जीतू को कोई आपत्ति नहीं लगी और उन्होंने बस कहा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते हैं। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसे बाहर न आने दें। त्रिपाठी जीवप्ती को सलाह देने के बाद फी जीतू ने तुरंत समझाना शुरू कर दिया। फी जीतू का स्पष्टीकरण सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को पता चला कि कियान टोंग लगभग आधे साल से लापता थे। समय की गणना करते हुए लगभग उसी समय जब वह और यांग यान रंगीन कांच संप्रदाय कलर्ड ग्लास सेक्ट के लिए रवाना हुए थे, कियान टोंग पहले ही गायब हो चुके थे। कियान टोंग कहाँ गए थे, इस बारे में कई अलग अलग सिद्धांत थे। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक गुप्त तकनीक सीक्रेट टेक्निक को समझने के लिए जीवन या मृत्यु के एकांतवास में थे। दूसरों ने कहा कि वह अफसरों की तलाश में बाहर गए थे और एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जबकि अन्य ने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि छाया चंद्रमा हॉल बिखर जाए और छिप गए थे। हालांकि कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी इसे साबित नहीं कर सका। हालांकि छाया चंद्रमा हॉल के पतन के कगार पर होने और हॉल में आंतरिक कलह के साथ कियान टोंग का गायब होना वास्तव में पजलिंग, भ्रमित करने वाला था। ये ठीक इसी वजह से था कि वह इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर गायब हो गए थे कि फैंग ज़ेन का गुट अधिक से अधिक उग्र और साहसी होता जा रहा था। अब छाया चंद्रमा हॉल में हालांकि अभी भी कई वृद्ध थे जो फैंग ज़ेन का मुकाबला करने के लिए सेना में शामिल हो सकते थे। कियान टोंग जैसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बिना वे एक नुकसानदेह स्थिति में आ गए थे। अगर कियान टोंग कुछ समय के लिए वापस नहीं आते तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
इस बार माशिन युआन और अन्य ने ड्रैगन गुफा पर्वत से निपटने के लिए यादव परिवार के साथ हाथ मिलाया था, जो कियानटोंग का फैंगजेन की गुट का अंतिम परीक्षण भी था। वे देखना चाहते थे कि क्या वह वास्तव में छिप गए थे, इसलिए वे उन्हें खुद को दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए ड्रैगन गुफा पर्वत से निपटने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकते थे। हालांकि इस परीक्षण का परिणाम यादव परिवार के उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के स्वामी में से एक की मृत्यु था। फैंगजेन का गुट बहुत संतुष्ट होना चाहिए। कियानटोंग शुरू से अंत तक दिखाई नहीं दिए थे, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उनके साथ कुछ हुआ होगा और वह कोई ध्यान देने के लिए बहुत व्यस्त थे। एक बार जब ये परिणाम वापस पारित हो गया तो फैंगजेन का गुट निश्चित रूप से एक बड़ा कदम उठाएगा। वृद्ध कियान अब कहाँ है? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाई और पूछा। एक प्राचीन खंडहर में, फीजीतू ने गहरी आवाज में जवाब दिया। एक प्राचीन खंडहर? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। हाँ, लेकिन वह जीवित है या मृत मुझे नहीं पता। फीजीतू ने एक लंबी आह भरी। पिछली बार मैंने उनसे जो सुना था वह आधा महीना पहले था। उन्होंने संदेश भेजने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया। ऐसा कहते हुए फीजीतू ने अपनी उंगली झटका दी और एक दूधिया सफेद रोशनी अचानक उनकी उंगली के सिरे पर दिखाई दी और सीधे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर उड़ गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ बढ़ाया और दूधिया सफेद रोशनी को अपनी हथेली में पकड़ लिया। इसे देखते हुए वह विस्मय में अपनी जीभ क्लिक करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये दूधिया सफेद रोशनी वास्तव में एक प्रकार का कीट था जो हिमरेशम कीट स्नो सिल्कवर्म जैसा दिखता था। ये केवल 1 इंच लंबा था और इसका पूरा शरीर सफेद और चिकना था, जिसके अंदर छोटी रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हालांकि जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इस अजीब कीट के शरीर पर अपनी दिव्य चेतना को घुमाया तो अचानक अंदर से एक संदेश आया और सीधे त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में घुस गया। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गए और चुपचाप सुना। संदेश वास्तव में कियानटोंग द्वारा इस कीट में छोड़ा गया था। अपनी धारणा के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत कियानटोंग की स्थिति को समझ गए। वास्तव में जैसा कि फीजीतू ने कहा था, कियानटोंग एक प्राचीन खंडहर में फंस गए थे और भाग नहीं सकते थे। उनके पास फीजीतू की मदद मांगने के लिए इस कीट को आसमानी भाग्य शहर स्काई फॉर्चून सिटी भेजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस कीट को श्वास कीट ब्रेथ इंसेक्ट कहा जाता है और इसे एक प्राचीन प्रकार एंशिएंट वेरिएंट माना जा सकता है। इसका ज्यादा उपयोग नहीं है और यह केवल संदेश भेजने के लिए उपयुक्त है। क्योंकि यह सभी बाधाओं और प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग करना बहुत सुविधाजनक है। इसके फूला हुआ दिखने से मूर्ख मत बनो, ये बहुत तेजी से चल सकता है। फीजीतू ने त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद समझाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर नजर चमक उठी क्योंकि उन्होंने श्वास कीट को फीजीतू को लौटा दिया। अभी की जांच से कियानटोंग की स्थिति बहुत आशावादी नहीं थी। श्वास कीट में छोड़ा गया संदेश ऐसा लग रहा था जैसे वह घायल होने के बाद छोड़ा गया था। इतने लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि वह कैसा कर रहे थे। नगर स्वामी फी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वृद्ध कियान ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर प्राचीन खंडहर का पता लगाने क्यों गए थे? त्रिपाठी जीवप्ती ने भ्रमित होकर पूछा। फीजीतू ने ठंडी आह भरी। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह क्या सोच रहे हैं? एक ठहराव के बाद उन्होंने जारी रखा, लेकिन मुझे लगता है कि वह नहीं चाहते कि छाया चंद्रमा हॉल में संघर्ष वास्तव में भड़क उठे, इसलिए वह वर्तमान स्थिति को स्थिर करने के लिए एक संतुलन खोजना चाहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि पहले महागुरु गेलिन के साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे और महागुरु गेलिन की प्रतिष्ठा और संपर्कों के साथ वह फैंगजेन को पूरी तरह से दबाने में सक्षम थे। लेकिन अब जब महागुरु गेलिन का निधन हो गया है और दूसरी तरफ एक उत्पत्ति कोटि रसायन विद्या ओरिजिन ग्रेड अल्केमिस्ट है, तो संतुलन स्वाभाविक रूप से अब मौजूद नहीं है। प्राचीन खंडहर की खोज महागुरु गेलिन द्वारा बहुत पहले की गई थी और महागुरु गे उत्पत्ति कोटि शिल्प शोधन ओरिजिन ग्रेड आर्टिफैक्ट रिफाइनर बनने में सक्षम थे। ये प्राचीन खंडहर की बदौलत था। कियानटोंग इस समय प्राचीन खंडहर का पता लगाने गए क्योंकि वह चाहती थी कि कोई अन्य व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी बाधा को तोड़ दे और एक उत्पत्ति कोटि शिल्प शोधन बन जाए। एक बार जब वह व्यक्ति उत्पत्ति कोटि शिल्प शोधन बनने में सफल हो जाता है तो पहल फिर से कियानटोंग के हाथों में आ जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कियानटोंग भी अपने साथ किसी को लाए थे। वह व्यक्ति एक संत कोटि शिल्प शोधन सेंट किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट रिफाइनर है और उसे महागुरु गेलिन का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। तब वृद्ध कियान काफी विचारशील है। त्रिपाठी जीवप्ती अपने चेहरे पर प्रशंसा का एक निशान दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए। अच्छी मंशा, फीजीतू ने ताना मारा और तिरस्कारपूर्वक कहा। मुझे लगता है कि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मूल रूप से उनके साधनों और संपर्कों के साथ जब तक वह काफी क्रूर थे, महागुरु गेलिन के बिना भी वह फैंगजेन को मौत की भीख मांगवा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने दूर प्राचीन खंडहर का पता लगाने का फैसला किया। अगर ऐसा नहीं था तो क्या था? त्रिपाठी जीवप्ती ने सार्थक रूप से मुस्कुराया। नगर स्वामी फी के वृद्ध कियान के साथ अच्छे संबंध लगते हैं। तुम्हें इस नगर स्वामी के उनके साथ संबंध पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। फीजीतू का चेहरा ठंडा हो गया। मैंने तुम्हें इस बार यहाँ कियानटोंग को प्राचीन खंडहर से बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहा है। ऐसा न हो कि वह वास्तव में वहाँ बुढ़ापे से मर जाएं। इस मामले में ये कनिष्ठ कैसे मदद कर सकता है? नगर स्वामी फी, कृपया स्पष्ट करें।
चून की प्राचीन खंडहर कियानटोन को फंसा सकता है मेरी नगण्य खेती के साथ, क्या मैं अंदर जाकर मौत को दावत नहीं दूंगा? तुम काफी सतर्क हो, ठीक है, यह नगर स्वामी स्पष्ट करेगा, वरना तुम आसानी से आराम नहीं कर पाओगे। जिस चीज में मेरी दिलचस्पी है वह तुम्हारी ताकत नहीं है। तुम वास्तव में असाधारण हो, एक तुच्छ तीसरी कोटि संत कोटि इतने सारे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के स्वामी से मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन यह भी इसलिए है क्योंकि तुम बाहरी शक्तियों पर भरोसा कर रहे हो। तथ्य यह है कि तुम मेरे वार का सामना करने में सक्षम थे, ये सबसे अधिक संभावना उस शिल्प और शिल्पात्मा आर्टिफैक्ट स्पिरिट की शक्ति के कारण था। तुम्हारी ताकत के साथ तुम अंदर जाओगे तो केवल एक बोझ होगे, लेकिन तुम्हारी शिल्पात्मा काफी अच्छी है, मैं उसकी शक्ति उधार लेना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ सिकुड़े, ये समझते हुए कि फीजीतू ने उन्हें इतनी देर रात विशेष रूप से यहाँ क्यों बुलाया था। ये पता चला कि उन्होंने शिल्पात्मा पर ध्यान दिया था। प्राचीन खंडहर में एक बर्फ का रास्ता है जो बेहद खतरनाक है। तुम्हारी शिल्पात्मा साधारण आग से पैदा नहीं हुई लगती है, यहाँ तक कि मेरा नीला जैद कटोरा भी उसकी आग को परिष्कृत नहीं कर पाया। उसकी मदद से यह नगर स्वामी आसानी से लोगों को उस बर्फ के रास्ते से ले जा सकता है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1335। क्या बस इतना ही? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे सुनने के बाद आश्चर्य से पूछा। बस इतना ही? फीजीतू ने धीरे से सिर हिलाया। जहां तक बर्फ के रास्ते आइस रोड को तोड़ने और कियानटोन को बचाने की बात है, आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह नगर स्वामी इसकी व्यवस्था करेगा। अगर ऐसा नहीं होता कि मुझे बर्फ के रास्ते को रोकने के लिए एक उपयुक्त अग्नि तत्व शिल्प फायर एट्रीब्यूट आर्टिफैक्ट नहीं मिल पाया होता तो मैं इतने लंबे समय तक यहाँ नहीं रुका होता। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी थोड़ी सहलाई और चुप हो गए। फीजीतू ने उन्हें जल्दबाजी नहीं दी और बस उन्हें इस बारे में सोचने दिया। आखिरकार ये बहुत महत्व का मामला था। हालांकि वह केवल शिल्पात्मा की शक्ति को बर्फ के रास्ते को तोड़ने के लिए उधार ले रहे थे, फिर भी ये एक प्राचीन खंडहर था, इसलिए ये कहना असंभव था कि कोई जोखिम नहीं होगा। यहाँ तक कि कियानटोन जैसा स्वामी भी अंदर फंस गया था, इसलिए फीजीतू ये नहीं कह सकते थे कि इस यात्रा पर उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा। ये जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए बेशक उन्हें इस पर सावधानी से विचार करना पड़ा। हालांकि उन्हें अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती पर कुछ भरोसा था। किसी भी मामले में स्वर्गीय भाग्य शहर के नगर स्वामी के रूप में वह पास के ड्रैगन गुफा पर्वत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। भले ही वह पहले त्रिपाठी जीवप्ती से कभी नहीं मिले थे, उन्होंने उनके बारे में कई अफवाहें सुनी थीं और जानते थे कि वह एक अकृतज्ञ खलनायक नहीं थे। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर उठाया और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक कौंध गई। जाहिर है उन्होंने एक फैसला कर लिया था। फीजीतू तुरंत उनकी ओर देखने लगे। नगर स्वामी फी वृद्ध कियान ने मेरे ड्रैगन गुफा पर्वत पर दया दिखाई है। चूंकि वह मुसीबत में है, इसलिए कनिष्ठ स्वाभाविक रूप से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। फीजीतू ने यह सुना और धीरे से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर संतुष्टि की एक झलक कौंध गई, क्योंकि उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह छोटा बदमाश वास्तव में बड़ी तस्वीर को समझता है और जानता है कि उपकार कैसे चुकाया जाता है। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक विषय बदल दिया और सार्थक रूप से हंसे, पूछते हुए, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे क्या फायदे मिलेंगे? फायदे? फीजीतू दंग रह गए। त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए उन्होंने पूछा, तुम अभी भी फायदे चाहते हो? त्रिपाठी जीवप्ती खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। नगर स्वामी फी इस कनिष्ठ को बहुत कम आंक रहे हैं। ये कनिष्ठ उस उम्र से बहुत पहले निकल चुका है जहां वह उतावला और लापरवाह था। इस बार उसका भविष्य अनिश्चित है। नगर स्वामी फी यह नहीं सोच सकते कि वह सिर्फ कुछ शब्दों से इस कनिष्ठ को उसका पीछा करने के लिए मना पाएंगे, है ना? चूंकि मुझे जोखिम उठाना है तो बेशक मुझे कुछ फायदे मिलने चाहिए। फीजीतू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उनके चेहरे पर निराशा की एक झलक कौंध गई। उन्होंने ठंडे होकर कहा, लेकिन इस बार जिसे हम बचाने जा रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि कियानटोन है। अगर मैं हूं तो क्या? अगर वृद्ध कियान ने व्यक्तिगत रूप से मुझे संदेश भेजा होता तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया होता, लेकिन अब यह आप थे वरिष्ठ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। चूंकि मैं आपसे परिचित नहीं हूं, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना होगा। आखिरकार मैं वृद्ध कियान को बचा पाऊंगा। वृद्ध कियान भी आपके एहसानमंद हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये किस तरह का उल्टा तर्क है? फीजीतू का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में एक अनुरोध करेंगे और सीधे फायदे मांगेंगे। ये पूरी तरह से अलग था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके मन में उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को आमंत्रित करके पहले ही बहुत सम्मान दिया था। अगर दूसरे पक्ष के पास अग्नि तत्व शिल्प आत्मा नहीं होती तो उनकी तीसरी कोटि संत कोटि की खेती के साथ वह इस ऑपरेशन में भाग लेने के योग्य नहीं होते। जब किसी को बचाने का समय आता तो कियानटोन उनका आभारी क्यों नहीं होते? ये छोटा बदमाश वास्तव में इतना बेशर्म है। फीजीतू की नाक गुस्से से टेढ़ी हो गई। चाहे वह उल्टा तर्क हो या नहीं, नगर स्वामी फी अपने दिल में फैसला करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने शांति से कहा, न तो चिंतित थे और न ही अधीर। फीजीतू ने उन्हें गुस्से में लंबे समय तक घूरा, इससे पहले कि वह अचानक कुछ सोचने लगे। अचानक वह मुस्कुराया और अपने चेहरे पर एक धूर्त नजर के साथ कहा, अगर तुम फायदे चाहते हो तो मैं तुम्हें फायदे दूंगा। लड़के,
क्या तुमने यादव परिवार के यादव विमल चंद जी होंगवेन को मार डाला? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा बदल गया और उन्होंने जल्दी से कहा, नगर स्वामी फी, आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन आप जो चाहे कह नहीं सकते। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने यादव विमल चंद को मारा? मुझसे मूर्ख मत बनो। फी जीतू ने ठंडियाह भरी, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरों को इस बारे में नहीं पता? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ये किसी को पता चले बिना किया? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाईं, यह महसूस करते हुए कि यह आदमी उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने जल्दी से एक विनम्र रूप धारण किया और पूछा, कृपया स्पष्ट रूप से समझाएं वरिष्ठ। फी जीतू ने सार्थक रूप से ताना मारा, तुम्हारे और यादव विमलचंद के बीच की शिकायतों के बारे में कई लोग जानते हैं। पिछली बार जब लियुयान रेत क्षेत्र लियुयान सैंडफील्ड खुला तो यादव विमलचंद ने जानबूझकर 2 यादव परिवार संत कोटि शिष्यों को तुमसे बदला लेने के लिए लाया। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वह कभी फिर से दिखाई नहीं दिए। जाहिर है वह लियुयान रेत क्षेत्र में मर गए। लियुयान रेत क्षेत्र खतरों से भरा है। अगर वह अंदर मर भी गया तो इसका मुझसे क्या लेना देना है? त्रिपाठी जीवप्ती उदासीन दिखे क्योंकि उन्होंने सीधे मना कर दिया। तो क्या तुम जानते हो कि छाया चंद्रमा महल में एक तरह की गुप्त तकनीक है जिसका उपयोग वृद्ध अपने कनिष्ठों पर कर सकते हैं। एक बार जब कनिष्ठ किसी भी दुर्घटना से मिलता है तो गुप्त तकनीक उस व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाएगी जिसने घातक वार किया। यादव विमलचंद के पास न केवल ये गुप्त तकनीक है, बल्कि वे गुचांग और डोम शुवानर के कुलीन शिष्यों एली डिसाइपल्स के पास भी है। क्या तुम समझते हो कि यह नगर स्वामी क्या कहने की कोशिश कर रहा है? त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति सदमे की थी। अगर फीजीतू उनसे झूठ नहीं बोल रहे थे तो उन्होंने इस गुप्त तकनीक को स्थानांतरित करने के लिए इस गुप्त तकनीक का उपयोग किया होगा। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा यादव विमलचंद की हत्या कोई रहस्य नहीं थी। ऐसे केवल 2 कारण हैं जिनकी वजह से यादव परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। पहला यह है कि वे कियानटोंग से डरते हैं और दूसरा यह है कि तुम लियुयान रेत क्षेत्र से लौटने के बाद शायद ही कभी खुद को दिखाते हो। तुम्हारा ड्रैगन गुफा पर्वत आत्मिक व्यूह स्पिरिट एरेज से भरा हुआ है, इसलिए यादव परिवार के स्वामी यह निर्धारित नहीं कर सकते कि इस गुप्त तकनीक का स्रोत तुम पर है या नहीं। लेकिन जैसे ही तुम एक बार ड्रैगन गुफा पर्वत छोड़ोगे, ये तथ्य कि तुमने यादव विमलचंद को मार डाला उजागर हो जाएगा। फीजीतू ने सार्थक रूप से मुस्कुराया, जब तक तुम इस नगर स्वामी का अनुसरण करते हो, मैं न केवल तुम्हें की जैसी गुप्त तकनीक मैगेट लाइक सीक्रेट टेक्निक को दूर करने में मदद कर सकता हूँ, बल्कि मैं तुमसे ये भी वादा कर सकता हूँ कि यादव परिवार भविष्य में तुम्हारे ड्रैगन गुफा पर्वत के लिए और परेशानी का कारण नहीं बनेगा और छाया चंद्रमा हॉल के साथ तुम्हारे पूर्व व्यापार संबंध को भी बहाल कर सकता है। क्या ये काफी अच्छा नहीं है? जब वह बोल रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही अपने शरीर की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी कर चुके थे और एक पल बाद उनका चेहरा भद्दा हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि कब, लेकिन उनके शरीर में एक बेहोश ऊर्जा दिखाई दी थी। यह ऊर्जा उनके शरीर के अंदर गहराई से छिपी हुई थी और अगर उन्होंने इंच दर इंच इसकी जांच नहीं की होती तो इसे खोजना असंभव होता। फीजीतू के अनुस्मारक के साथ भी त्रिपाठी जीवप्ती को इस ऊर्जा के अस्तित्व को खोजने में सक्षम होने से पहले अभी भी अपने शरीर की 3 बार जांच करनी पड़ी। ऐसा लगा कि यह छाया चंद्रमा हॉल की गुप्त तकनीक थी जो गुप्त तकनीक को स्थानांतरित कर सकती थी। ये वास्तव में अच्छी तरह से छिपा हुआ था। तुम इसे खोजने में सक्षम थे। फीजीतू ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नहीं कहा, फीजीतू दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति से कुछ सुराग देख सकते थे। ये गुप्त तकनीक बेहद अच्छी तरह से छिपी हुई थी। जहां तक त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे, यादव विमलचंद पर यह गुप्त तकनीक यादवली जीली द्वारा लगाई गई थी। यादवली दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक थे, इसलिए उसी क्षेत्र में एक कृषक भी जरूरी नहीं कि इस गुप्त तकनीक के अस्तित्व को खोज पाए, तो उनके सामने इस तीसरी कोटि संत कोटि ने इसे कैसे पूरा किया? फीजीतू खुद को आश्चर्यचकित करने से नहीं रोक पाए, गुप्त रूप से यह सोचते हुए कि क्या दूसरे पक्ष ने इसे हासिल करने के लिए किसी प्रकार के शिल्प का उपयोग किया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, इसके बजाय अपनी दानवी ज्वाला डेमोनिक फ्लेम में कमजोर ऊर्जा को लपेटने और उसे परिष्कृत करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने जल्दी ही पाया कि हालांकि यह ऊर्जा बहुत कमजोर थी, इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था और इसे पूरी तरह से खत्म करने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। हालांकि चूंकि उन्होंने इसे ढूंढ लिया था, त्रिपाठी जीवप्ती अब जल्दबाजी में नहीं थे। एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने फीजीतू को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, वरिष्ठ के प्रस्ताव से अभी मैं आधे से सहमत हूँ। आधा? हाँ। इस मामले के बाद ड्रैगन गुफा पर्वत छाया चंद्रमा हॉल के साथ अपने व्यापार संबंध को बहाल कर सकता है, लेकिन कीमत पर बातचीत करने की आवश्यकता होगी। जहां तक यादव परिवार का सवाल है, हे, इस कनिष्ठ का केवल एक अनुरोध है, सुनते हैं? फीजीतू ने उनकी ओर देखा। छाया चंद्रमा हॉल को मेरे और यादव परिवार के बीच की शिकायतों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाए। फीजीतू ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं। उन्होंने सोचा था कि त्रिपाठी जीवप्ती यादव परिवार को दबाने और उन्हें ड्रैगन गुफा पर्वत के लिए परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए छाया चंद्रमा हॉल से पूछना चाहते थे, लेकिन वह कैसे जान सकते थे कि इस छोटे बदमाश की आवाज वास्तव में इतनी साहसी होगी। उन्होंने अभी जो कहा उससे ऐसा लगा कि वह यादव परिवार से निपटने के लिए पहल करना चाहते थे।
इसे समझने के बाद फीजीतू ने अचानक रुचि की एक झलक दिखाई। भले ही यादव परिवार एक शीर्ष परिवार नहीं था, फिर भी उसके पास कई उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के स्वामी थे और उसके कुलपति भी एक दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र के स्वामी थे। ड्रैगन गुफा पर्वत की वर्तमान ताकत के साथ क्या ये वास्तव में उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? क्या ये छोटा बदमाश अभी भी सपना देख रहा था? बेशक फीजीतू त्रिपाठी जीवप्ती और यादव परिवार के बीच की शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे और नहीं उन्होंने ये सोचने की जहमत उठाई कि क्या इस छोटे बदमाश ने किसी तरह का भालू का दिल या तेंदुए का पित्त खाया था। ऐसी जंगली बातें करने की हिम्मत की थी। तुरंत सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। जब तक कि एंटोन को मुक्त किया जा सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भले ही तुम यादव परिवार को नष्ट कर दो, छाया चंद्रमा और कुछ नहीं कहेगा। बेशक ये तभी होगा जब तुम ऐसा करने की क्षमता रखते हो। जाहिर है वह त्रिपाठी जीवप्ती के अवसरों के बारे में आशावादी नहीं थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनसे बहस करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय नगर स्वामी के महल को अकेले छोड़ने से पहले मिलने के लिए एक तारीख और जगह तय की। त्रिपाठी जीवप्ती के जाने के बाद फीजीतू ने भौहें चढ़ाईं। ये सही नहीं है। इस छोटे बदमाश ने इस नगर स्वामी से अपने शरीर से गुप्त तकनीक को बाहर निकालने में मदद करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या उसके पास कोई तरीका है? थोड़ी देर सोचने के बाद फीजीतू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। इस बारे में सोचने में बहुत आलसी थे। किसी भी मामले में यादव परिवार पहले से ही जानता था कि यादव विमल चंद की मृत्यु त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों हुई थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुप्त तकनीक को बाहर निकाला गया था या नहीं। ड्रैगन गुफा पर्वत पर त्रिपाठी जीवप्ती ने किसी को सचेत किए बिना वापस आ गए। उन्होंने फीजीतू से मिलने के लिए जो तारीख तय की थी वह 3 दिन बाद थी। आखिरकार उन्हें अभी भी कुछ तैयारी करनी थी और अपने ठिकाने को उजागर नहीं कर सकते थे, अन्यथा उन्हें खोजा जा सकता था। इन 3 दिनों का फायदा उठाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अपने शरीर में कमजोर ऊर्जा को परिष्कृत करना चाहते थे। हालांकि फीजीतू के शब्दों से इस गुप्त तकनीक का उपयोग केवल ये निर्धारित करने के लिए किया गया था कि कुलीन शिष्य का हत्यारा कौन था। कौन जानता था कि इसके अन्य उपयोग थे या नहीं। अपने शरीर में ऐसी चीज के साथ त्रिपाठी जीवप्ती सहज महसूस नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से उनकी दानवी ज्वाला की विशेषताएं असाधारण थी, जिसकी तुलना एक साधारण कृषक की संत शक्ति सेंची से नहीं की जा सकती थी। अग्निपक्षी शिल्प आत्मा फाइबर आर्टिफैक्ट स्पिरिट के साथ मिलकर त्रिपाठी जीवप्ती को इस ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत करने में केवल 2 दिन लगे। अपने शरीर की फिर से जांच करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत की सांस ली। इसके बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने यांग इन्फ्लामेशन, वुई, कियान्यू, चांगक्यूई और हाओआन को बुलाया और उन्हें सावधानी से निर्देश दिया कि इस दौरान बाहर न जाएं ताकि यादव परिवार द्वारा निशाना बनाए जाने से बचा जा सके। उनका आश्वासन मिलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती कुछ तैयारी करने के लिए अपने गुफा निवास पर लौट आए। वास्तव में तैयार करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती के पास पहले से ही बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर उन्होंने गलती से जो संत क्रिस्टल बनाए थे वे गोल्ड संत क्रिस्टल थे, जिन्हें पत्थर मूंगूस द्वारा शुद्ध और संपीड़ित किया गया था और यांग इन्फ्लामेशन द्वारा उन्हें दिए गए थे। चाहे वह गुणवत्ता या विश्व ऊर्जा की मात्रा के संदर्भ में हो, निम्न कोटि संत क्रिस्टल उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। ये संत क्रिस्टल पुनर्प्राप्ति, उपचार और यहाँ तक कि लड़ने के लिए भी बेहद उपयोगी थे। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 1336। पूर्व में भोर होते ही, भोर से पहले के सबसे अंधेरे समय में, एक आकृति चुपचाप ड्रैगन गुफा पर्वत से बाहर निकली और पलक झपकते ही गायब हो गई। आधे घंटे बाद स्वर्गीय भाग्य शहर के उत्तर में 1000 किलोमीटर दूर यह आकृति फिर से प्रकट हुई। ये त्रिपाठी जीवप्ती थे जो तय समय पर आए थे। थोड़ी देर चारों ओर देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत पास की एक छोटी पहाड़ी की ओर उड़ चले। इस क्षण 2 लोग पहले ही इस पहाड़ी की चोटी पर आ चुके थे और पालथी मारकर ध्यान कर रहे थे। दोनों पुरुष थे जो बहुत बूढ़े नहीं दिख रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से वे केवल तीसरी कोटि संत कोटि थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आकृति नहीं छिपाए और सीधे इस पहाड़ी पर उड़ गए। जैसे ही वह मजबूती से खड़े हुए, दोनों पुरुषों ने अपनी आंखें खोली और उनकी ओर उदासीनता से देखा। उनमें से एक, जो थोड़ा बड़ा लग रहा था, ने बोलने का कोई इरादा नहीं दिखाया और बस उदासीनता से अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति ने उन्हें रुचि से देखा और धीरे से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी उन्हें सिर हिलाया, लेकिन किसी भी पक्ष ने बोलने का कोई इरादा नहीं किया। पहाड़ छोटा नहीं था, इसलिए जबकि त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में संदिग्ध थे, उन्होंने जल्दी से पालथी मारकर बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। जब उन्होंने फीजीतू को ये कहते हुए सुना कि यह ऑपरेशन खतरनाक होगा, तो त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा कि वह अपने साथ बहुत से उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी लाएंगे। आखिरकार दूसरे पक्ष ने कहा था कि अगर अग्निपक्षी शिल्प आत्मा की शक्ति नहीं होती तो त्रिपाठी जीवप्ती इस ऑपरेशन में भाग लेने के योग्य नहीं होते। त्रिपाठी जीवप्ती कैसे जान सकते थे कि तय जगह पर आते ही वह अपने जैसे ही खेती वाले 2 कृषकों को देखेंगे। हालांकि वह संदिग्ध थे, त्रिपाठी जीवप्ती ये भी जानते थे कि चूंकि फीजीतू उन्हें साथ लाए थे तो उनकी अपनी योजनाएं होंगी। ये दोनों या तो किसी प्रकार की विशेष क्षमता रखते थे जिस पर फीजीतू भरोसा कर सकते थे, या कुलीनों के बीच कुलीन थे। अब इसे देखते हुए पूर्व की अधिक संभावना थी। पहाड़ी की चोटी पर तीनों में से किसी ने भी आवाज नहीं की और थोड़ी देर के लिए ये बेहद शांत था।
लगभग आधे घंटे के बराबर समय के बाद त्रिपाठी जीवक्ति, जो ध्यान कर रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली और दूर तक घूरकर देखा जहां रोशनी की एक धार तेजी से आ रही थी। जाहिर है यह एक और कृषक था जो उनसे जुड़ने आया था। चूंकि इस बार फीजीतू का ऑपरेशन बहुत गोपनीय था, इसलिए हर कोई काम करने के लिए अलग हो गया था, कुछ हिस्सा जिसकी त्रिपाठी जीवक्ति ने उम्मीद की थी। रोशनी की धार पास आने और पहाड़ी पर उतरने के बाद एक सुंदर आकृति दिखाई दी। ये वास्तव में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आकृति वाली, एक सुंदर चेहरे वाली और चमकदार काले बालों वाली एक महिला थी जो काफी आकर्षक थी। हालांकि इस महिला की खेती वास्तव में एक तीसरी कोटि संत कोटि थी, जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को भ्रमित कर दिया। खुद को मिलाकर 4 तीसरी कोटि संत कोटि कृषक यहाँ जमा हुए थे, तो फीजीतू कहाँ गए थे? क्या वह कियानटोंग को बचाने के लिए इन 4 संत कोटि पर भरोसा कर रहे थे? ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा उतर गया। हालांकि महिला के उतरने के बाद उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ की 3 सबसे अच्छी जगहें पहले ही भरी जा चुकी थीं, जिससे उसकी भौहें तन गईं। जिस व्यक्ति ने पहले त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति अपनी मित्रता व्यक्त की थी, वह खुशी से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहा, तो ये बहन सीसी है। हमें मिले हुए 1 साल हो गया है। मुझे भरोसा है कि पिछली बार मिलने के बाद से बहन सीसी ठीक होंगी। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि वह इस महिला को जानते थे, और उनकी अभिव्यक्ति को देखते हुए ऐसा लगा कि उन्हें उसमें काफी रुचि थी। सीसी नाम की महिला ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, कहे, तुम वास्तव में आए। नगर स्वामी फी की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, तुम जैसे व्यू स्वामी को भी आमंत्रित किया। लगता है इस यात्रा का भविष्य अनिश्चित है। उसके द्वारा उपहास किए जाने के बावजूद कहे नाम के व्यक्ति ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाए और बस कहा, वास्तव में नगर स्वामी फी ने पहले मेरे पिता को आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पिता एकांतवास में हैं और बाहर नहीं जा सकते, इसलिए मैं उनके स्थान पर आया हूँ। मुझे डर है कि मुझे इस यात्रा पर बहन सीसी के साथ सहयोग करना होगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहन सीसी कंजूस नहीं होंगी। सीसी नाम की महिला ने ठंडी आह भरी, उसका सुंदर चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। हालांकि तुम्हारे कई परिवार का आत्मिक व्यूहों के मार्ग पर शोध मेरे 2 परिवार जितना अच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास कुछ अद्वितीय बिंदु है। बस इस बार मुझे मत घसीटना। बेशक, बेशक। कहे के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी, जैसे कि उनकी कोई रीढ़ ही नहीं थी, जिससे दूसरे व्यक्ति ने तिरस्कार की एक झलक दिखाई। उनकी बातचीत सुनने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति समझ गए कि फीजीतू इन दोनों तीसरी कोटि संत कोटि को क्यों लाए थे। ये पता चला कि ये दोनों आत्मिक व्यूहों के मार्ग के बारे में काफी जानकार थे। ऐसा लग रहा था कि फीजीतू ने कुछ तैयारी की थी। फिर दूसीसी ने उदासीन व्यक्ति और त्रिपाठी जीवक्ति को देखा और अहंकार से पूछा, ये दोनों कौन हैं? क्या वे भी नगर स्वामी फी के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं? उनकी खेती हमारी जैसी ही कैसे है? दूसीसी संत कोटि कृषकों को नीचा देखती थी, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें चढ़ाई, ये जानते हुए कि यह महिला एक गर्वित और अभिमानी व्यक्ति थी। कहे ने अजीब तरह से मुस्कुराया, इस भाई को इन दोनों के मूल के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम खुद का परिचय क्यों नहीं देते? किसी भी मामले में हम सभी एक साथ यात्रा करेंगे, इसलिए एक दूसरे से परिचित होना हमारे भविष्य के सहयोग के लिए फायदेमंद होगा। दूसीसी की तुलना में इस कहे का स्वभाव बहुत कोमल था। जब उन्होंने दूसीसी से बात की तो वह कोमल और परिष्कृत थे, और जब उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति और दूसरे आदमी के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, जो निकटता की भावना दे रही थी। लियन गुआन। उदासीन व्यक्ति कम शब्दों वाला था और अपना नाम बताने के बाद और कुछ नहीं कहा। उपनाम लियन। दूसीसी और कहे की अभिव्यक्ति लियन गुआन का नाम सुनने के बाद थोड़ी बदलने से खुद को नहीं रोक पाई, जैसे कि दूसरे पक्ष के उपनाम का कुछ प्रकार का गहरा मूल था। त्रिपाठी जीवक्ति भी उत्सुकता से उनकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाए। चूंकि लियन परिवार इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था, यहाँ तक कि पूरे छायांकित तारा पर भी इसकी प्रसिद्धि एक औसत संप्रदाय से कम नहीं थी। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवक्ति जैसा अज्ञानी और अनाड़ी व्यक्ति भी इसके बारे में सुन चुका था। ये कल्पना करना आसान था कि इस परिवार की प्रतिष्ठा कितनी महान थी। लियन परिवार बहुत शक्तिशाली नहीं था और उसके ज्यादा सदस्य नहीं थे। कहा जाता था कि पूरे परिवार में केवल 100 या उससे अधिक सदस्य थे, और सबसे मजबूत व्यक्ति केवल एक प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था। छायांकित तारा पर कम से कम 800 ऐसे परिवार थे, अगर 1000 नहीं, लेकिन केवल लियन परिवार ही व्यापक रूप से जाना जाता था। कारण सरल था, लियन परिवार कठपुतली कला में निपुण था। कहा जाता था कि लियन परिवार कठपुतली को परिष्कृत करने और नियंत्रित करने में निपुण था। उनकी खेती बहुत अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति उसी क्षेत्र की कृषक की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, क्योंकि उनके हाथों में लड़ाई में सहायता करने के लिए अनगिनत कठपुतलियां थीं। एक बार जब वे लड़ना शुरू कर देते थे तो यह एक शानदार दृश्य होता था कि उनमें से कई एक दूसरे से लड़ रहे होते थे, या एक बार में 1 दर्जन भी लड़ रहे होते थे। इसके अलावा कहा जाता था कि लियन परिवार के पास कई सबसे मजबूत कठपुतलियां भी थीं, जो तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषकों की बराबर थीं। अकेले इन कठपुतलियों का अस्तित्व ही कई कनिष्ठों को रोकने के लिए पर्याप्त था। एक बार एक कुल क्लैन था जिसकी ताकत लियन कुल से कहीं अधिक थी। उन्होंने लियन कुल की कठपुतली शोधन तकनीक, पपट रिफाइनिंग टेक्निक को लालच दिया और कठपुतलियों को परिष्कृत करने की गुप्त तकनीक को जब्त करने के लिए लियन कुल को खत्म करना चाहते थे।
दुर्भाग्य से पूरे कुल की ताकत को खत्म करने के बाद भी वे सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्हें लियन कुल द्वारा समाप्त कर दिया गया। यह उस लड़ाई के दौरान भी था कि लियन परिवार की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। उनकी कई कठपुतलियां, जो तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी के बराबर थी, उस लड़ाई में चमकी और अनगिनत दुश्मनों को मार डाला, जिससे कई लोग उनके खजानों को लालच देने लगे और उनसे डरने लगे। लियन परिवार भी होशियार था और जानता था कि एक साधारण आदमी की दौलत उसका अपना ही विनाश है। तब से उन्होंने छाया चंद्रमा हॉल का समर्थन मांगा और हर साल छाया चंद्रमा हॉल के लिए मुफ्त में कुछ कठपुतलियां परिष्कृत की। छाया चंद्रमा हॉल के संरक्षण में लियन परिवार अब तक स्थिर रहा है और किसी ने भी उनके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की। इसलिए लियन गुआन का आत्मा परिचय सुनने के बाद दू सीसी और कई ही चौंक गए। वे दोनों काफी बड़े परिवार से आए थे और उन्हें प्रसिद्ध माना जा सकता था क्योंकि वे आत्मिक व्यूहों के मार्ग में निपुण थे, लेकिन लियन परिवार की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा कहीं अधिक खराब थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक विचारशील नजर दिखाई। फीजीतू प्राचीन खंडहर में बाधाओं और आत्मिक व्यूह को तोड़ने के लिए दू सीसी और कहे को अपने साथ लाना चाहते थे, ये समझ में आता है, लेकिन वह अपने साथ लियन परिवार के किसी व्यक्ति को क्यों लाए? लियन गुआन द्वारा अपना नाम बताने के बाद उन्होंने और कुछ नहीं कहा, जैसे कि वह स्वाभाविक रूप से संकोची व्यक्ति थे। दू सीसी और कहे के होश में आने के बाद वे एक साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए मुड़े, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा अपना नाम बताने के बाद उनकी अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। कहे ने त्रिपाठी जीवप्ती को सिर से पैर तक देखा और आश्चर्य से कहा, भाई त्रिपाठी, तुम वही तो नहीं हो जिसने कुछ दिन पहले स्वर्गीय भाग्य शहर में हंगामा किया था, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और कहा, अगर स्वर्गीय भाग्य शहर में हंगामा करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो वह मैं ही होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों से कहे तुरंत चौंक गए। यहाँ तक कि दू सीसी की अभिमानी अभिव्यक्ति भी संयमित हो गई थी। इतना ही नहीं, लियन गुआंग ने भी अपनी आंखें खोली और त्रिपाठी जीवप्ती को फिर से देखा। हालांकि उन तीनों के परिवार कमजोर नहीं थे, लेकिन उनमें से किसी में भी स्वर्गीय भाग्य शहर जाकर हत्या और आगजनी करने की हिम्मत नहीं थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि हत्या और आगजनी करने के बाद यह आदमी न केवल अक्षत था, बल्कि फीजीतू द्वारा इस ऑपरेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। इसने उन तीनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती और फीजीतू के बीच किस तरह का समझौता हुआ था कि बाद वाले ने उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया। हालांकि उन तीनों को पता था कि कुछ चीजें गुप्त रखी जाती हैं, इसलिए वे इसकी तह तक नहीं गए। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की पहचान जानने के बाद कहे और त्रिपाठी जीवप्ती को पहली नजर में पुराने दोस्त जैसा महसूस हुआ और वे पहले की तरह चुप नहीं रहे। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत और हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती समझ गए कि कहे का रवैया इतना क्यों बदल गया था। ये पता चला कि कई परिवार और यादव परिवार के कई संघर्ष थे और उन्हें यादव परिवार के हाथों कुछ नुकसान भी हुआ था। पिछली बार त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्गीय भाग्य शहर में यादव परिवार के एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी को मार डाला। इस खबर के फैलने के बाद यादव परिवार के खिलाफ शिकायत रखने वाले कई परिवारों और कृषकों ने तालियां बजाईं और जयकार की, जिसमें कई परिवार भी शामिल था। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा यादव क्वान जिक्वान ये नाम दिए गए नामों की सूची में नहीं है, लेकिन संदर्भ में यादव विमलचंद के बदले में इस्तेमाल हो रहा है। को मारना उनकी नाराजगी को दूर करने में उनकी मदद करने जैसा था, तो वे खुश क्यों नहीं होते? कई परिवार के सदस्य के रूप में कई को स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती काफी आंखों को भाने वाले लगे। दू सीसी के लिए उन्होंने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली और अपनी आंखें बंद करके अपनी श्वास को समायोजित करना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद कई आकृतियां अचानक और अजीब तरह से पहाड़ी पर दिखाई दी। इससे त्रिपाठी जीवप्ती को छोड़कर 3 संत कोटि स्वामी चौंक गए। केवल त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना मजबूत थी और वह उनका पता लगाने में सक्षम थे, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। ये देखकर कि आने वाला व्यक्ति फीजीतू था, कहे और अन्य ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 1337। इस अवसर का लाभ उठाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उन कृषकों पर एक नजर डाली जो फीजीतू के साथ आए थे। 3 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी में से एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो फीजीतू के लगभग समान उम्र का था और एक दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था, जबकि अन्य 2 प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक थे, एक वृद्ध व्यक्ति और एक वृद्ध महिला। हालांकि ये दोनों केवल प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक थे। उनकी आभा काफी गहरी और गहन थी, उन लोगों के विपरीत जो अभी अभी उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। वे कई वर्षों से इस क्षेत्र में डूबे हुए होने चाहिए और गहन खेती के अधिकारी थे। इन उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी के आगमन से त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ी राहत मिली। ऐसा लगा कि फीजीतू अप्रस्तुत नहीं थे और मौजूदा स्थिति में इतनी गुप्त रूप से इतने सारे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी को इकट्ठा करना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था। आखिरकार केआंटोन के बचाव की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी, इसलिए उनके लिए छाया चंद्रमा हॉल से जनशक्ति को स्थानांतरित करना सुविधाजनक नहीं था। साथ ही उन्हें इस ऑपरेशन को जनता से भी छिपाना था। इतने सारे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी का इस ऑपरेशन में भाग लेना पहले ही त्रिपाठी जीवप्ती की अपेक्षाओं से परे था।
इससे भी अधिक, एक तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी के दल का नेतृत्व करने के साथ सुरक्षा के मामले में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें केवल इस बात की चिंता करने की जरूरत थी कि क्या प्राचीन खंडहर में कोई खतरा छिपा हुआ था। कहे और अन्य के साथ कुछ शब्दों के बाद फीजीतू मुस्कुराए और कहा, लगता है कि तुम छोटे बदमाश पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। ये भी अच्छा है। इस यात्रा पर तुम सभी को योगदान करने की आवश्यकता होगी, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले एक दूसरे को जान लो। यह यात्रा सफल होती है या नहीं, यह नगर स्वामी इस एहसान को याद रखेगा। जब तुम लौटो तो अपने कुलपतियों पेट्रियार्क्स को बताना कि अगर उन्हें भविष्य में इस फी की मदद की जरूरत है तो बस मुझे बताना। कहे, दूसी और लियन गुआन ने ये सुना और आनंद की एक झलक दिखाई, साथ ही उन्होंने जल्दी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया। अच्छा, चूंकि सब लोग यहाँ हैं तो चलो चलते हैं। फीजीतू ने अपना हाथ हिलाया और एक उत्पत्ति कोटि निम्न श्रेणी तारा शटल, ओरिजिन ग्रेड लो रैंक स्टार शटल को बुलाया और रास्ता दिखाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सोचा कि फीजीतू अन्य 3 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी का उन्हें और अन्य को परिचय देने जा रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक पल के लिए स्तब्ध होने के बाद उन्होंने भी अपना तारा शटल बुलाया और उनका पीछा किया। इससे पहले जब वह कहे से बात कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने उनसे सीखा था कि प्राचीन खंडहर की यह यात्रा कियांटोन को बचाने के लिए थी। लेकिन ये प्राचीन खंडहर कहाँ था, फीजीतू ने कुछ भी प्रकट नहीं किया। अब जब सब लोग इकट्ठा हो गए थे तब भी उन्होंने खुद को समझाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। त्रिपाठी अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने पूछने की पहल नहीं की और इसके बजाय बस उनके पीछे चलते रहे। फीजीतू के साथ आए तीनों उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी त्रिपाठी जीवप्ती में बहुत रुचि रखते थे, समय समय पर अपनी दिव्य चेतना से उनकी ओर देखते रहते थे। ये विशेष रूप से वृद्ध व्यक्ति के लिए सच था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने पलटकर देखने से खुद को नहीं रोक पाए तो वृद्ध व्यक्ति वास्तव में मुस्कुराए और एक मिलनसार तरीके से सिर हिलाया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती काफी भ्रमित हुए। उन्हें कोई पता नहीं था कि यह वृद्ध व्यक्ति किस तरह की दवा बेचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक और वृद्ध महिला ने ऐसी स्पष्ट सद्भावना नहीं दिखाई, फिर भी उनके बीच आत्मीयता का एक संकेत था। हालांकि वह समझ गए कि इन तीनों लोगों का उनके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस जल्दी से आगे बढ़ते रहे। उनके लिए अनावश्यक परेशानी से बचना बेहतर था। उनके पास अभी बहुत कुछ करने को था, और अगर इस बार कियांटोन को परेशानी नहीं हुई होती तो वह ड्रैगन गुफा पर्वत नहीं छोड़ते और इसके बजाय अपनी विभिन्न गुप्त तकनीकों की खेती जारी रखने के लिए एकांतवास में चले जाते। खासकर जब से अग्नि पक्षी शिल्प आत्मा जागृत हुई थी, ड्रैगन अस्थि और ड्रैगन मोती को परिष्कृत करने की दक्षता बहुत बढ़ गई थी। मूल रूप से उन्हें ड्रैगन अस्थि और ड्रैगन मोती को पूरी तरह से परिष्कृत करने में कई साल लगते, लेकिन अब आवश्यक समय बहुत कम हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती एकांतवास में प्रवेश करने और इन दोनों खजानों को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए शिल्प शोधन भट्टी, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग फर्नेस की शक्ति को उत्तेजित करने का इंतजार नहीं कर सकते थे। 8 लोगों का समूह चुप रहा। पहले कहे ने दूसी को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन खारिज किए जाने के बाद उन्होंने चतुराई से सुंदर महिला को परेशान न करने का फैसला किया। 4 दिनों तक आगे उड़ने के बाद जब उनके सामने एक लुढ़कती पर्वत श्रृंखला, रोलिंग माउंटेन रेंज, दिखाई दी तो फीजीतू अचानक मुड़े और नीचे उड़ गए। बाकी 7 स्वाभाविक रूप से करीब से उनका पीछा किया। एक पल बाद समूह इस पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में उतरा। फीजीतू ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक पीला जानवर की खाल का नक्शा, येलोड एनिमल स्किन मैप, निकाला और उसका ध्यान से अध्ययन किया। क्या ये पतित सम्राट पर्वत, फॉलन एम्परर माउंटेन, नहीं है? कहे ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन खंडहर इस पतित सम्राट पर्वत में छिपा हो? ऐसा नहीं हो सकता है ना? हर साल अनगिनत लोग पतित सम्राट पर्वत आते हैं, यहाँ तक कि तुम और मैं भी यहाँ कुछ बार आए हैं। अगर वास्तव में कोई प्राचीन खंडहर होता तो उसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं होती? दूसी ने धीरे से सिर हिलाया। जब दोनों बात कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती तथाकथित पतित सम्राट पर्वत का अवलोकन कर रहे थे। ये पहली बार था जब उन्होंने इस पर्वत श्रृंखला के बारे में सुना था और पहली बार यहाँ आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं था। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती केवल यह महसूस कर सकते थे कि यह पर्वत श्रृंखला अनगिनत किलोमीटर तक फैली हुई थी और हरा भरा था। लेकिन जो अजीब था वह यह था कि यह पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से शांत थी, यहाँ तक कि कीटों या पक्षियों की आवाज भी नहीं सुनी जा सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती भी कोई जानवर या पक्षी नहीं देख पाए, जिससे उन्हें कुछ भ्रमित महसूस हुआ। हाँ, क्या ये छोटा दोस्त पहली बार पतित सम्राट पर्वत आ रहा है? जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती भ्रमित महसूस कर रहे थे, वृद्ध व्यक्ति अचानक उनके पास आया, अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ, ये वास्तव में कनिष्ठ का पहली बार है। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाईं, यह नहीं समझ पाई कि यह वृद्ध व्यक्ति उनसे बात करने की पहल क्यों कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, ये वृद्ध व्यक्ति निंग शियान चेन है। वृद्ध व्यक्ति ने अचानक विषय बदल दिया और मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। जबकि त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में संदिग्ध थे, उनके पास इस वृद्ध व्यक्ति को विनम्रता से अभिवादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार ये वृद्ध व्यक्ति उनसे बहुत बड़ा था। हालांकि यह इसका अंत नहीं था।
वृद्ध व्यक्ति निंग शियानचेन ने दूसरी वृद्ध महिला और दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी की ओर इशारा किया और त्रिपाठी जीवक्ति को उनका परिचय दिया। उन दोनों ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवक्ति का अभिवादन किया, बार बार युवा पीढ़ी की क्षमताओं की प्रशंसा की। कई उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी को सद्भावना व्यक्त करने की पहल करते देखकर कहे और अन्य स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हुए। उनमें से किसी को भी ये समझ नहीं आया कि त्रिपाठी जीवक्ति इतने सारे स्वामी का पक्ष क्यों जीत सकते थे। दूसरी ने तो तिरस्कार की एक झलक भी पहनी हुई थी, जैसे कि उन्हें लगा कि सारी चकाचौंध त्रिपाठी जीवक्ति ने चुरा ली है। कई वरिष्ठों, क्या इस पतित सम्राट पर्वत के बारे में कुछ खास है? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने ठहराव का लाभ उठाया और जल्दी से विषय बदल दिया। अब तक वह देख सकते थे कि इन 3 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी को शायद उनसे कुछ चाहिए था, अन्यथा वे सद्भावना दिखाने की पहल नहीं करते। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस चीज में उनकी मदद करना चाहते थे, और उन सभी का ऐसा इरादा था, ये निश्चित रूप से उनके लिए परेशान करने वाला होने वाला था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें विषय बदलने नहीं देने वाले थे। इस सवाल को सुनकर निंग शियानचेन की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई और जवाब देने के बजाय उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस जगह को पतित सम्राट पर्वत क्यों कहा जाता है? त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें चढ़ाई और थोड़ी देर सोचा और फिर संदेह से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस जगह का तारामंडल के पौराणिक महान सम्राटों से कुछ लेना देना हो? निंग शियानचेन अपने चेहरे पर स्वीकृति की एक झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए, जबकि उनके बगल में वृद्ध महिला भी मुस्कुराए और कहा, हाँ, ये जगह वास्तव में तारामंडल के महान सम्राटों से संबंधित है, क्योंकि अफवाह है कि यह वह जगह है जहाँ महान सम्राट गिरे थे। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा बदल गया क्योंकि वह अनजाने में चिल्लाए, क्या ये सच है? निंग शियानचेन हंसे, ये सच है या नहीं कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन इस पतित सम्राट पर्वत में सम्राट दबाव, एम्परर प्रेशर का एक निशान है जो दुनिया को अच्छी तरह से पता है। सम्राट दबाव? त्रिपाठी जीवक्ति ने भौहें चढ़ाई। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस पतित सम्राट पर्वत में कोई पक्षी या जानवर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह जगह उनके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि यह जगह सुंदर दृश्यों से भरी हुई है और विश्व ऊर्जा, वर्ल्ड एनर्जी में समृद्ध है। कुछ संप्रदायों के लिए यहाँ अपना आधार स्थापित करना असंभव नहीं है, लेकिन यहाँ न केवल कोई संप्रदाय है, यहाँ तक कि कोई राक्षस जानवर, मॉन्स्टर बीस्ट भी नहीं है, क्योंकि पतित सम्राट पर्वत में सम्राट दबाव है। यह अदृश्य सम्राट दबाव पूरे पतित सम्राट पर्वत को ढके हुए है, और इसके केंद्र के जितना करीब, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। यहाँ के पक्षी और जानवर इस सम्राट दबाव के तहत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, यही कारण है कि तुम इसे नहीं देख सकते हो। हाँ, बहुत पहले पतित सम्राट पर्वत को भी एक शक्तिशाली संप्रदाय द्वारा पसंद किया गया था जो यहाँ अपनी नींव स्थापित करना चाहता था, लेकिन यहाँ तक कि एक तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी भी पतित सम्राट पर्वत के अंदर बहुत देर तक नहीं रह सकता था। सम्राट दबाव के सूक्ष्म प्रभाव के तहत कोई भी कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे अंततः पागल हो जाएंगे और एक दुखद भाग्य भुगतेंगे। वृद्ध महिला ने बात संभाली और समझाया, क्या ये सम्राट दबाव वास्तव में इतना अद्भुत है? त्रिपाठी जीवक्ति आश्चर्यचकित थे। इस सम्राट दबाव को कम मत समझना। मैं भी अतीत में यहाँ खेती करने आया था, और अगर मैं समय पर वापस नहीं हटता तो मुझे डर है कि मैं दानव जाति टेमिन रेस बन गया होता। दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी ने गंभीरता से कहा, क्या तुम यहाँ खेती कर सकते हो? त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी। हाँ, यही वह बात थी जो ये वृद्ध व्यक्ति छोटे दोस्त को बताने जा रहा था। हाँ, पतित सम्राट पर्वत में सम्राट दबाव किसी भी जीवित प्राणी के लिए लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके ऊपर कोई भी पतित सम्राट पर्वत के केंद्र के जितना करीब होता है, सम्राट दबाव उतना ही मजबूत होता जाता है। कोई नहीं जानता कि पतित सम्राट पर्वत के केंद्र में क्या है, लेकिन ये जगह किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी को मजबूत करने के लिए काफी उपयुक्त है। इसलिए हर साल कई कृषक विशेष रूप से यहाँ के सम्राट दबाव का उपयोग करके अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती करने के लिए पतित सम्राट पर्वत आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सम्राट दबाव का किसी की बलशी की समझ पर भी महान प्रभाव पड़ता है। ये वृद्ध व्यक्ति देख सकता है कि छोटे दोस्त की योग्यता असाधारण है और वह एक दिन उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में प्रवेश करेगा। जब वह समय आएगा तो तुम अपनी बल को समझने के लिए तारा सम्राट पर्वत आ सकते हो। जब वह समय आएगा तो तुम स्वाभाविक रूप से पाओगे कि यहाँ खेती करने से आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। हाँ, मूल रूप से छायांकित तारा पर 10 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी में से 6 अपनी बल को संघनित कंडेंस करने के लिए तारा सम्राट पर्वत आए हैं, और हालांकि किसी ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की है, तारा सम्राट पर्वत में संघनित बल सामान्य परिस्थितियों में कोई जो समझ सकता है उससे कहीं अधिक मजबूत है। छोटे दोस्त को भविष्य में इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? त्रिपाठी जीवक्ति आश्चर्यचकित थे और जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, मुझे प्रबुद्ध, एनलाइटनिंग करने के लिए बहुत धन्यवाद, 3 वरिष्ठों। जब वह दिन आएगा तो ये कनिष्ठ निश्चित रूप से अपनी बल को मजबूत करने के लिए तारा सम्राट पर्वत आएगा। भले ही अगर इन तीनों ने उन्हें याद नहीं दिलाया होता तो त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित रूप से अन्य स्रोतों से इसके बारे में जान लेते। अंत में ये सब लोगों के अच्छे इरादे थे, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति को अपना आभार व्यक्त करना पड़ा। बेशक बेशक, निंग शियानचेन हंसे। जब समय आएगा, अगर छोटे दोस्त को स्कॉट करने के लिए किसी की जरूरत है
तो इस वृद्ध स्वामी को सूचित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ये वृद्ध स्वामी निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेगा। न केवल निंग शियानचेन ने ये कहा, बल्कि वृद्ध महिला और दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक ने भी ऐसा ही कहा, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति का दिल कस गया, क्योंकि उन्हें तेजी से यह महसूस हुआ कि उन्हें उनसे कुछ पूछना था। तुरंत उन्होंने कहा कि वह हिम्मत नहीं करेंगे। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1338। जब समूह बात कर रहा था, फीजीतू को कुछ समझ में आया और पशु की खाल के खाका को रखने के बाद उनकी आकृति झिलमिलाहट फ्लिकट हुई और वो पतित सम्राट पर्वत में उड़ गए। हाँ, छोटा दोस्त पहले जाना चाहिए, ये वृद्ध स्वामी पीछे से आएगा। ठीक है, पतित सम्राट पर्वत में सम्राट दबाव का विरोध न करने की कोशिश करो, बस इसे चुपचाप समझने की कोशिश करो, निंग शियानचेन ने फिर से कृपापूर्वक सलाह दी। वरिष्ठ के अनुस्मारक के लिए बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहे, दूसी सी और लियन गुआन के साथ पतित सम्राट पर्वत में दौड़ पड़े। 4 संत कोटि के प्रवेश करने के बाद निंग शियानचेन और अन्य 2 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी ने उनका पीछा किया। पतित सम्राट पर्वत में ये सच था कि किसी को कोई जानवर या जहरीले सांप का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ किसी को अक्सर कुछ पागल कृषकों का सामना करना पड़ता था जो अंधाधुंध हमला करते थे। ये कृषक खेती करने के लिए पतित सम्राट पर्वत आए थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वे यहाँ बहुत देर तक रहे थे, जिससे उनका दिमाग सम्राट दबाव से अभिभूत हो गया और पागलपन की स्थिति में गिर गया। हर साल अनगिनत कृषक यहाँ आते थे और पतित सम्राट पर्वत में दुर्घटनाएं काफी बार होती थी। इसके अलावा कुछ बुरा इरादे वाले कृषक भी थे जो इस जगह को मारने और लूटने के लिए एक अच्छी जगह के रूप में उपयोग करते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के 8 लोगों के समूह में 4 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी थे और फीजीतू जैसे स्वामी के नेतृत्व में उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही उन्होंने पतित सम्राट पर्वत में कदम रखा, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक अदृश्य शक्ति को अपने शरीर को घेरते हुए महसूस किया। इस दबाव के तहत उनकी सन शक्ति का संचलन अचानक कुछ सुस्त हो गया और जब उन्होंने अपनी दिव्य चेतना जारी की तो वह केवल अपने चारों ओर कुछ हजार मीटर का पता लगाने में सक्षम थे। सम्राट दबाव के प्रभाव में उनकी दिव्य चेतना को इस हद तक दबा दिया गया था। त्रिपाठी जीवक्ति खुद को थोड़ा डरा हुआ महसूस करने से नहीं रोक पाए। ये सम्राट दबाव हर जगह था, जैसे कि उनकी ओर घूरने वाली आंखों का एक जोड़ा था जो उनकी हरकतों का अवलोकन कर रहा था। इससे त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत असहज महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें देखा जा रहा था। ये सिर्फ सम्राट दबाव का एक निशान था। अगर तारामंडल के महान सम्राट वास्तव में उतरे तो वे कितने भयानक होंगे। अब तक त्रिपाठी जीवक्ति को अब संदेह नहीं था कि तारामंडल के महान सम्राट वास्तव में मौजूद थी या नहीं। उन्हें मिले 2 तारा सम्राट टोकन, स्टार एम्परर टोकन्स के बारे में अफवाह थी कि उन्हें तारामंडल के महान सम्राटों ने छोड़ा था। तारा सम्राट पर्वत के बारे में भी अफवाह थी कि इसका तारामंडल के महान सम्राटों के साथ कुछ संबंध था, और यही बात पतित सम्राट पर्वत के लिए भी सच थी। कुछ भी हवा के बिना नहीं था, कुछ भी नहीं, इसलिए यह संभावना थी कि तारामंडल के महान सम्राट वास्तव में मौजूद थे। इस सम्राट दबाव के सामने त्रिपाठी जीवक्ति ने स्वाभाविक रूप से विरोध करना चाहा, लेकिन निंग शियानचेन के कृपापूर्वक अनुस्मारक को याद करते हुए और कहे और अन्य को देखते हुए उन्होंने पाया कि वे सभी शांत और संग्रहित थे, इसलिए उन्होंने बस अपनी सांस रोक ली और स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। यह अभी भी सबसे बाहरी परिधि थी, इसलिए सम्राट दबाव बहुत मजबूत नहीं था। भले ही उन्होंने विरोध नहीं किया, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। फीजीतू का पीछा करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को रास्ते में किसी भी कृषक का सामना नहीं करना पड़ा। फीजीतू पूरी तरह से दूरदर्शिता और दिव्य चेतना कवरेज के क्षेत्र के चारों ओर सभी को नेतृत्व कर सकते थे जो यहाँ खेती करने आए थे। आखिरकार ये ऑपरेशन अत्यंत गोपनीय था और फीजीतू मामलों को जटिल नहीं बनाना चाहते थे। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जैसे जैसे वे पतित सम्राट पर्वत में गहरे और गहरे होते गए, उस क्षेत्र को ढकने वाला सम्राट दबाव बहुत मजबूत हो गया, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति घबराए नहीं। इसके बजाय वह खुश थे, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत हो गई थी। सम्राट दबाव के सूक्ष्म प्रभाव के तहत उनका ज्ञान सागर भी स्पष्ट और शुद्ध हो गया था। ये वास्तव में किसी की आत्मा की खेती करने के लिए एक अच्छी जगह थी। त्रिपाठी जीवक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ रहकर वह ऐसे लाभ प्राप्त करने में सक्षम थे। अगर उन्हें वास्तव में यहाँ अपनी आत्मा या आत्मकौशल की खेती करने के लिए एक जगह मिली तो ये निश्चित रूप से आधे प्रयास से दोगुना परिणाम होगा। दुर्भाग्य से पतित सम्राट पर्वत का सम्राट दबाव केवल एक कृषक के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत करने के लिए उपयुक्त था। इसके अलावा इसका उपयोग केवल किसी की बल को संघनित करने के लिए किया जा सकता था, इसलिए इसका प्रभाव कुछ सीमित था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जगह निश्चित रूप से एक खेती की पवित्र भूमि बन जाती और छायांकित तारा पर महान शक्तियां इस जगह के स्वामित्व के लिए लड़ेंगी। 3 और दिन चलने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को धीरे धीरे कुछ कठिनाई महसूस होने लगी। कारण सरल था, हालांकि यहाँ का सम्राट दबाव एक कृषक के ज्ञान सागर को शुद्ध कर सकता था और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत कर सकता था। इस तरह के जबरदस्त और एकतरफा शुद्धिकरण ने कृषक पर ही एक निश्चित मात्रा में दबाव डाला। अगर वे इस दबाव का सामना करने में असमर्थ थे तो यह अनिवार्य रूप से उनके दिमाग को प्रभावित करेगा। त्रिपाठी जीवक्ति अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे।
अब तक उन्होंने सम्राट दबाव का विरोध नहीं किया था और इसके बजाय निंग शियांगचेन के निर्देशों के अनुसार इस सम्राट दबाव में निहित विभिन्न रहस्यों को चुपचाप समझ रहे थे। दूसरी ओर अन्य 3 संत कोटि ऐसा नहीं कर सकते थे। कल की शुरुआत में उन सभी ने सम्राट दबाव के आक्रमण का विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ धक्का दिया था। दोनों की तुलना करते हुए ये स्पष्ट था कि किसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खेती अधिक थी। इस दृश्य ने न केवल कहे और अन्य को आश्चर्यचकित किया बल्कि निंग शियांगचेन और अन्य को भी आश्चर्यचकित किया। किसी को ये जानना था कि हालांकि कहे और अन्य 2 त्रिपाठी जीवोक्ति की तरह तीसरी कोटि संत कोटि थे, उनमें से 2 आत्मिक व्यूहों के मार्ग में निपुण थे जबकि दूसरा कठपुतलियों को परिष्कृत करने और नियंत्रित करने में निपुण था। चाहे वह कोई भी हो, किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आवश्यकताएं बेहद कठोर थी, खासकर लियन परिवार की कठपुतली तकनीकें। लियन गुआंग लड़ाई में 100 तक कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकता था, जिनमें से प्रत्येक उसकी दिव्य चेतना से जुड़ी हुई थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आवश्यकताएं आत्मिक व्यूह का अध्ययन करने की तुलना में भी अधिक भयानक थी। ये कहा जा सकता है कि इन तीनों लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा उसी क्षेत्र के कृषक से कहीं अधिक थी। लेकिन अब त्रिपाठी जीवोक्ति की तुलना में वे अभी भी थोड़े कमतर थे। वे आश्चर्यचकित क्यों नहीं हो सकते थे? उन सभी ने गुप्त रूप से सोचा कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने किस तरह की गुप्त कला की खेती की थी जिसने उन्हें इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा रखने की अनुमति दी थी। बेशक त्रिपाठी जीवोक्ति को इस बारे में नहीं पता था। उन्होंने बस महसूस किया कि अगर उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें यहाँ जो लाभ मिल सकते थे वे बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग खोलना और सम्राट दबाव को समझने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। दूसरी को ये पता चलने के बाद उन्होंने तुरंत अनिच्छा की एक झलक दिखाई। आखिरकार जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया, आत्मिक व्यूहों पर उनके ध्यान के कारण उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत हमेशा उसी क्षेत्र के कृषक से बहुत अधिक रही थी। लेकिन अब त्रिपाठी जीवोक्ति के सामने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने लाल होठों को हल्के से काटते हुए उन्होंने अपना दिल कड़ा किया और अपने ज्ञान सागर की रक्षा को जारी किया। जब तक उसका चेहरा थोड़ा पीला नहीं पड़ गया तब तक कहीं ने ध्यान नहीं दिया कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से आगे बढ़कर पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसे एक और ठंडी उपेक्षा मिली। असहाय, वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था। उनके सामने एक दलदल स्वॉम्प था। फीजीतू ने इस दलदल को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ घूरा, इससे पहले कि वह पशु की खाल के खाका को बाहर निकाला और उसकी तुलना अपने सामने वाले से की। एक पल बाद वह चिल्लाया, हम लगभग वहां हैं। यही है, तुम सभी बने रहो। उसे यह कहते हुए सुनकर सबकी आत्माएं उठ गईं और वे जल्दी से उसकी गति के साथ बने रहे। पतित सम्राट पर्वत में ये दलदल सख्ती से कहा जाए तो एक विशाल पहाड़ी घाटी माउंटेन वैली थी। किसी को नहीं पता था कि ये दलदल यहाँ क्यों बना था, लेकिन हर जगह जहरीली धुंध, मियास्मा और गड्ढों पडल्स ने कृषकों के लिए यहाँ पैर रखना दुर्लभ बना दिया था। आखिरकार यहाँ आने वाले कृषक सभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत करना चाहते थे और खेती करने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढना चाहते थे। तो कौन ऐसी जगह पर दुख झेलने के लिए तैयार होगा? फीजीतू का पीछा करते हुए समूह ने आधे दिन तक चला, इससे पहले कि फीजीतू अचानक रुक गए और अपने सामने एक विशाल गड्ढे को घूरने लगे। क्या ये वह जगह है? निंग शियांगचेन आगे बढ़े और फीजीतू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और पूछा। हाँ, वृद्ध भूत कियान के संदेश के अनुसार ये जगह होनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ करने की आवश्यकता होगी। ऐसा कहते हुए फीजीतू ने एक मोती निकाला और तुरंत उसे थूक दिया, इससे पहले कि वह उसे गड्ढे के केंद्र की ओर फेंक दिया। सबके ध्यान में जब मोती गड्ढे में गिर गया तो ये तुरंत लहर करने लगा, जैसे कि नीचे कुछ पानी को उत्तेजित कर रहा था। इसके अलावा सफेद ठंडी हवा के तार अचानक दिखाई दिए। एक पल में 1000 फुट के दायरे में तापमान अचानक गिर गया। कच दरार की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ पानी का विशाल गड्ढा नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बर्फ में जम गया। बीच में केवल एक सीधा मार्ग, स्ट्रेट पैसेज बचा था। यह इतना अंधेरा था कि नीचे नहीं देखा जा सकता था और किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ जाता है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी दिव्य चेतना जारी की, लेकिन नीचे का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब दरार की आवाजें बंद हो गई और चैनल पूरी तरह से स्थिर हो गया तो फीजीतू चिल्लाए, चलो अंदर चलते हैं। भाई निंग, तुम पीछे से आओगे, मैं इन बच्चों को पहले नीचे ले जाऊंगा। अच्छा, निंग शियांगचेन ने धीरे से सिर हिलाया। फीजीतू ने त्रिपाठी जीवोक्ति और अन्य पर एक नजर डाली, लेकिन पीले और पसीने से तर दूसी को देखने के बाद वह भौंहे चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि उनके चेहरे पर अप्रसन्नता का एक निशान दिखाई दिया। वही कैसे नहीं देख सकते थे कि दूसी खुद पर खींच रही थी। ये ऑपरेशन बहुत महत्व का था और अगर ऐसा नहीं होता कि उन्हें एक अच्छा व्यूह स्वामी नहीं मिल पाता तो उन्होंने इस छोटी लड़की को मदद के लिए नहीं कहा होता। नीली रोशनी के एक विस्फोट के साथ फीजीतू ने त्रिपाठी जीवोक्ति और अन्य को अपनी संशक्ति में लपेट लिया और तुरंत चैनल में छलांग लगा दी। एक अज्ञात समय के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने अनुमान लगाया कि वह और अन्य कम से कम 1000 मीटर नीचे गिर गए थे, इससे पहले कि वे अचानक ठोस जमीन पर उतर गए। उनके कानों में बहते पानी की आवाज बज उठी और नीली रोशनी की रोशनी के तहत त्रिपाठी जीवोक्ति ने चारों ओर देखा और पाया कि वह वास्तव में एक भूमिगत नदी के बगल में खड़े थे। इसके अलावा जैसे ही वह यहाँ पहुंचे, सम्राट दबाव जो उन्हें हर समय घेरे हुए था वास्तव में गायब हो गया। भूमिगत रूप से वास्तव में ऐसी जगह है।
कैहे ने भी आश्चर्य से चारों ओर देखा। जाहिर है कि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पतित सम्राट पर्वत के नीचे ऐसी जगह होगी। अगर प्राचीन खंडहर को ढूंढना इतना आसान होता तो वे बहुत पहले ही उलट पुलट हो गए होते। वृद्ध भूत कियान को भी उन्हें ढूंढने का मौका नहीं मिलता। फीजीतू ने ठंडियाह भरी इससे पहले कि वह दूसरी सी पर एक नजर डाली और कहा, तुम थोड़ा आराम करो, अगर अगली बार ऐसा होता है तो तुम्हें हमारे साथ प्राचीन खंडहर में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी सी ने हल्के से अपने लाल होंठों को काटा और सिर हिलाया। हालांकि वह घमंडी और अभिमानी थी, लेकिन उसने फीजीतू की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद निंग शियान चेन और अन्य भी यहाँ पहुंचे और उन 8 के फिर से इकट्ठा होने के बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती चुपचाप एक निश्चित दिशा में घूर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह एक भ्रम था या नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि उस दिशा से एक प्राचीन और निर्जन आभा आ रही थी। यह आभा अवर्णीय थी, लेकिन इसमें एक निश्चित आकर्षण था। फीजीतू ने त्रिपाठी जीवप्ती को उस दिशा में घूरते हुए देखा और अपनी भौहें उठाने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि जिस दिशा में वे जा रहे थे वह ठीक वही दिशा थी। उन्हें नहीं पता था कि क्या त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ खोजा था। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 1339। लगभग आधे घंटे बाद सबके ठीक होने के बाद फीजीतू ने बुलाया, चलो चलते हैं। ऐसा कहते हुए वह भूमिगत नदी के किनारे उस दिशा में चले गए जहां त्रिपाठी जीवप्ती अभी घूर रहे थे। जैसे जैसे वे गहरे होते गए वह प्राचीन और निर्जन आभा जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले महसूस किया था अधिक और अधिक तीव्र होती गई। यहाँ तक कि कैहे और अन्य भी इससे वाकिफ थे। एक दूसरे के साथ नजरें मिलाकर वे एक दूसरे की आंखों में उत्तेजना देखने से खुद को नहीं रोक पाए। कुछ ऐसा जो ऐसी आभा उत्सर्जित कर सकता था वह स्पष्ट रूप से अत्यंत पुराना था। ये सभी लोग कई बार बाहर जा चुके थे और इस तरह की आभा के प्रति बेहद संवेदनशील थे। ऐसा लगा कि यहाँ वास्तव में एक प्राचीन खंडहर था। हालांकि वे समझते थे कि फीजीतू उन्हें धोखा नहीं देंगे। जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचे हर कोई इसकी प्रतीक्षा करने से खुद को नहीं रोक पाया। इस बार कियान टोंग को बचाना स्वाभाविक रूप से उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर वे प्राचीन खंडहर में गहराई तक जा सकते थे और कुछ फायदे निकाल सकते थे तो ये स्वागत से कहीं अधिक होगा। खासकर इस तरह के खंडहर में जहां लगभग किसी ने पैर नहीं रखा था, वहां निश्चित रूप से बहुत सी अच्छी चीजें होंगी। लेकिन एक पल बाद जब एक अंतरिक्ष व्यूह स्पेस अरे सबके सामने आया तो सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि प्राचीन आभा जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले महसूस किया था इस अंतरिक्ष व्यूह द्वारा उत्सर्जित की गई थी, और इस अंतरिक्ष व्यूह के रूप को देखते हुए ये छायांकित तारा पर मौजूद लोगों से कुछ अलग लग रहा था। हालांकि यह सामान्य रूप से समान था, फिर भी कई सूक्ष्म अंतर थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कई अंतरिक्ष व्यूह देखे थे और यहाँ तक कि खुद भी अंतरिक्ष के मार्ग की खेती की थी, इसलिए वह तुरंत समझ गए कि यह अंतरिक्ष व्यूह बहुत पहले से छोड़ा गया होना चाहिए। इसलिए ये छायांकित तारा पर वर्तमान अंतरिक्ष व्यूह से अलग था। आखिरकार इन वर्षों में छायांकित तारा पर कई अंतरिक्ष व्यूह की मरम्मत और संशोधन किया गया था। इस समय अंतरिक्ष व्यूह के आधार पर कई गड्ढों में उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल के कई टुकड़े थे जिन्होंने अपनी ऊर्जा खो दी थी। जाहिर है कि अंतरिक्ष व्यूह को खोलने के लिए खपत हो गई थी। फीजीतू ने एक त्यागा हुआ संत क्रिस्टल का टुकड़ा उठाया और थोड़ी देर के लिए उसकी जांच की और फिर सिर हिलाया। हाँ, वृद्ध कियान को इस अंतरिक्ष व्यूह के माध्यम से प्राचीन खंडहर में टेलीपोर्ट किया गया होगा। ये संत क्रिस्टल बहुत पहले इस्तेमाल नहीं किए गए थे। इस मामले में चलो अंदर चलते हैं, निंग शियान चेन ने जल्दी से कहा। फीजीतू ने धीरे से सिर हिलाया। हमें निश्चित रूप से अंदर जाना है, लेकिन हम नहीं जानते कि अंतरिक्ष व्यूह की दूसरी तरफ क्या है। वृद्ध कियान ने जो जानकारी भेजी थी वह बहुत स्पष्ट थी। ये पहले से ही सौभाग्य है कि मैं इस जगह को ढूंढने में सक्षम था। हालांकि चूंकि प्राचीन खंडहर उन्हें फंसा सकता था, इसलिए अंदर असाधारण होना चाहिए। तुम लोगों के अंदर जाने के बाद जल्दबाजी में कार्य न करना और हमारा बारीकी से पालन करना। अगर कोई खतरा है तो हम स्वाभाविक रूप से इससे निपटेंगे। क्या तुम लोग समझते हो? कैहे और अन्य ने स्वाभाविक रूप से विरोध करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सहमत हो गए। 4 संत कोटि को आज्ञाकारी ढंग से कार्य करते देख फीजीतू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने आत्मिक व्यूह के आधार पर खांचे में कई उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल रखे, इससे पहले कि वह सबको घेरने के लिए अपनी संत शक्ति को धक्का दिया और उन्हें अंतरिक्ष व्यूह में लाया। अगले पल में अंतरिक्ष गठन झिलमिलाया और वे 8 भनभनाहट की एक श्रृंखला के बीच मौके से गायब हो गए। जब वे 8 फिर से प्रकट हुए तो वे पहले से ही एक अलग जगह पर थे। जैसे ही वे स्थिर हुए, फीजीतू और अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी ने अपनी दिव्य चेतना जारी की और सतर्कता से अपने चारों ओर स्कैन किया। गुप्त रूप से अपनी संशक्ति का संचलन कर रहे थे, किसी भी पल में कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे। ये निर्धारित करने के बाद कि पास में कोई खतरा नहीं था, फीजीतू और अन्य शांत हो गए और अपने चारों ओर की जांच करना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी अपने चारों ओर का अवलोकन करने का अवसर लिया और थोड़ी देर बाद वह एक अजीब नजर दिखाने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष व्यूह से गुजरने के बाद जिस जगह पर वे पहुंचे थे वह वास्तव में एक अजीब अंतरिक्ष था। इस क्षण यहाँ की विश्व ऊर्जा की आभा बाहर की तुलना में बहुत समृद्ध लग रही थी। यहाँ तक कि वर्तमान ड्रैगन गुफा पर्वत भी तुलना नहीं कर सकता था।
इसके अलावा आकाश नीला था और सफेद बादलों से भरा था, जबकि सूरज आकाश में ऊंचा लटका हुआ था। और जिस जगह पर वे थे वह वास्तव में इमारतों के एक बड़े समूह के बीच में थी। ये जगह किसी संप्रदाय का स्थान लगती थी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना ने उन्हें बताया कि उन आठों के अलावा यहाँ कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं था। क्या ये प्राचीन खंडहर हैं? निंगशियान चेन और अन्य नजरें मिलाने से खुद को नहीं रोक पाए, संदेह का एक निशान दिखा रहे थे। संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वास्तव में प्राचीन खंडहर हैं। फी जीतू ने गहरी आवाज में जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ खोजा है, क्योंकि उन्होंने आगे इशारा किया। ये अक्षर छायांकित तारा पर विकसित हुए हैं और केवल दसियों हजार या यहाँ तक कि सैकड़ों हजार साल पहले इस्तेमाल किए गए थे। जिस दिशा में उन्होंने इशारा किया उसका पालन करते हुए सबने अपनी आंखें पास की एक अटारी की ओर मुड़ी। इस अटारी का निर्माण काफी उत्तम था और दूसरी मंजिल पर एक पट्टिका लटकी हुई थी। इस पट्टिका पर कुछ बड़े अक्षर लिखे थे जो काफी आकर्षक थे, लेकिन उन आठों ने इसे कैसे भी देखा, वे इन अक्षरों को समझ नहीं पाए। यहाँ तक कि फी जीतू भी उन्हें पहचान नहीं पाए। इसके अलावा कुछ अन्य अटारी और इमारतें भी थीं जिन पर अक्षरों के साथ पट्टिकाएं उत्कीर्ण थीं, लेकिन अपवाद के बिना उनमें से कोई भी इन अक्षरों को पहचानने में सक्षम नहीं था। निश्चित रूप से ये प्राचीन खंडहर हैं और वे वास्तव में इतने अच्छी तरह से संरक्षित हैं। निंगशियान चेन उत्साहित दिखे, उनका चेहरा लाल हो गया, जैसा कि वृद्ध महिला और दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक का था। ऐसा नहीं था कि छायांकित तारा पर कभी प्राचीन खंडहर नहीं खोजे गए थे, लेकिन कोई भी इतना अच्छी तरह से संरक्षित नहीं था। चूंकि वे अच्छी तरह से संरक्षित थे, इसका मतलब था कि अंदर के खजाने अभी भी अनदेखे थे। जब तक वे कियानटोंग को बचा लेते, उनके पास इस जगह का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय होगा। ऐसा सोचते हुए कई उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी के दिल गर्म होने लगे। सबसे पहले हमें वृद्ध भूत कियान को ढूंढने की जरूरत है। जहां तक इन खंडहरों का सवाल है, उनका पता लगाना बाद में बहुत देर नहीं होगा। फी जीतू अंततः इस मामले के महत्व को समझ गए, इसलिए इस आदेश को देने के बाद सबने सिर हिलाया। आखिरकार इस जगह पर वह सबसे मजबूत थे और निंगशियान चेन और अन्य के उनके साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उनका विरोध नहीं करेंगे। तुरंत फी जीतू ने कियानटोंग द्वारा छोड़े गए निशानों का पता लगाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से कियानटोंग बहुत सतर्क थे और इन प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने के बाद रास्ते में कई निशान छोड़ गए थे। अन्यथा अगर फी जीतू भी उन्हें ढूंढना चाहते तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। थोड़ी देर बाद फी जीतू ने एक दिशा निर्धारित की और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। सब लोग उनके पीछे पीछे चले, उन कमरों और अटारियों को देखते हुए जिनसे वे गुजरते थे। वे सभी आहें भर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता कि उन्हें कियानटोंग को बचाना था, तो वे पहले ही इन इमारतों में गहराई तक जाकर खोज कर चुके होते। इतने सारे कमरों और अटारियों के साथ अंदर कुछ अच्छा होना तय था, लेकिन अभी वे केवल खुद को इसके बारे में न सोचने के लिए मजबूर कर सकते थे। लगभग एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद सबके आश्चर्य के लिए सब कुछ शांतिपूर्ण था। इन प्राचीन खंडहरों के अंदर कोई खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन जितना अधिक यह मामला था उतना ही गंभीर सबका अभिव्यक्ति हो गया। अचानक एक अजीब औषधीय सुगंध सबकी नाक में घुसी, जिससे सब लोग चौंक गए। एक पल में ऐसा लगा जैसे उन्हें ज्ञान मिल गया हो। यह क्या है? निंगशियान चेन की आंखें फैल गईं क्योंकि उन्होंने इशारा किया, सुगंध आगे से आ रही है। फी जीतू की अभिव्यक्ति भी चमक उठी और वह अपनी गति को तेज करने से खुद को नहीं रोक पाए। कुछ ऐसा जो ऐसी अजीब सुगंध उत्पन्न कर सकता था, वह निश्चित रूप से कुछ अच्छा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से देखना चाहते थे कि वह क्या था। एक पल बाद सब लोग एक फूलों के बिस्तर के सामने रुक गए। इस फूलों के बिस्तर में कई विदेशी फूल और घास लगाए गए थे, लेकिन उनमें से अधिकांश का कोई ठोस प्रभाव नहीं था और वे केवल लोगों की प्रशंसा करने के लिए थे। फूलों के बिस्तर के बीच में केवल एक बैंगनी घास का तना था जो लगभग 1 मीटर ऊंचा था और एक तलवार की तरह सीधा था, जो सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह सुगंध जो सबने पहले सूंघी थी, इस बैंगनी घास द्वारा उत्सर्जित की गई थी। तलवार आत्मा घास, स्वॉर्ड सोल ग्रास, और यह वास्तव में बैंगनी है। वृद्ध आदमी निंगशियान चेन ने आंखें फाड़कर बैंगनी घास को घूरते हुए विस्मय से कहा। न केवल वह, बल्कि फी जीतू भी अपने चेहरे पर उत्तेजना को छिपा नहीं पाए। तलवार आत्मा घास एक प्रकार की गोली, जिसे तलवार आत्मा गोली कहा जाता है, को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक थी। यह उस कृषक के लिए सबसे उपयुक्त था जो तलवार मार्ग दिव्य तकनीक की खेती करता था, क्योंकि ये कृषक की तलवार इरादे की समझ और नियंत्रण को बढ़ा सकता था, जिससे उनके द्वारा प्रदर्शित तलवार मार्ग दिव्य तकनीक की शक्ति में बहुत वृद्धि होती थी। तलवार आत्मा घास स्वयं एक उत्पत्ति कोटि मध्यम श्रेणी की जड़ी बूटी थी और छायांकित तारा पर सबसे दुर्लभ आत्मिक घास में से एक थी। उसके ऊपर, यहाँ तक कि जब एक तलवार आत्मा घास परिपक्व होती थी तो वह केवल एक हल्का नीला रंग की होती थी, लेकिन अगर वह पर्याप्त देर तक पुरानी होती तो उसका रंग धीरे धीरे गहरा हो जाता। ये बैंगनी तलवार आत्मा घास कम से कम 10,000 साल पुरानी थी, इसलिए इसकी कीमतीता और दुर्लभता की कल्पना की जा सकती है। अगर इस तलवार आत्मा घास को एक गोली में परिष्कृत किया जाता और तलवार मार्ग दिव्य तकनीक की खेती करने वाले कृषक को उपयोग करने के लिए दिया जाता, तो उन्हें जो लाभ मिलेगा उसका अनुमान लगाना मुश्किल होगा। यह निश्चित रूप से एक अमूल्य और कीमती आत्मिक घास थी। यह फी जीतू और अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी के लिए भी बहुत उपयोग की होगी।
हालांकि उनमें से किसी ने भी तलवार मार्ग में विशेषज्ञता हासिल नहीं की थी। उनमें से प्रत्येक ने कम से कम इस क्षेत्र में हाथ आजमाया था और कुछ तलवार मार्ग युद्ध कौशल में निपुण थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में तलवार आत्मा घास के लिए एक इच्छा थी। भले ही वे खुद इसका इस्तेमाल न करें, वे अभी भी इसे कई अच्छी चीजों के लिए बदल सकते थे। भाई फी निंगशियान चेन ने फी जीतू की ओर मुड़कर देखा। हालांकि यह खजाना बहुत मूल्यवान था, लेकिन यह उन्हें दुश्मन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे भी अधिक, वे अभी अभी इस प्राचीन खंडहर में पहुंचे थे और पहले ही ऐसी खोज कर चुके थे। जब तक वे यहाँ थोड़ी देर और रहते, उन्हें कुछ भी अच्छा न मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए निंगशियान चेन ने फी जीतू को बुलाया। इस तलवार आत्मा घास से निपटने के तरीके पर उनकी राय सुनना चाहते थे। सबने अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए मंडपों और कमरों का जल्दबाजी में पता नहीं लगाया, लेकिन अब जब उनके सामने कुछ अच्छा दिखाई दिया था तो इसे जाने देने का कोई कारण नहीं था। अगर तुम इस फी जीतू पर भरोसा करते हो तो मैं इस तलवार आत्मा घास का ध्यान रखूंगा। हमारे जाने के बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, फी जीतू ने जोर से कहा। इस वृद्ध महिला को कोई आपत्ति नहीं है। वृद्ध महिला ने तुरंत अपना रुख व्यक्त किया। हम नगर स्वामी फी के चरित्र पर भरोसा करते हैं, तो जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक ने भी सहमत होते हुए सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से निंगशियान चेन ने विरोध नहीं किया। ये देखकर कि चर्चा पूरी हो गई थी, फी जीतू ने तुरंत एक जेड फावड़ा जेड शवल निकाला और तलवार आत्मा घास की ओर चले गए। ऐसा लग रहा था कि वह इसे जड़ों से उठाने का इरादा रखते थे। भाई त्रिपाठी, तुम्हारा अभिव्यक्ति इतना गंभीर क्यों है? कहे अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की ओर झुक गए और पूछा। उन्होंने अनजाने में देखा कि त्रिपाठी जीवक्ति की भौहें तन गई थी, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ था, इसलिए वह चिंता से पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनके सवाल को अनसुना कर दिया। उनकी भौहें एक पल के लिए कसकर तन गई, इससे पहले कि उनके चेहरे पर समझ की एक झलक कौंध गई और वह अचानक चिल्लाए, नहीं, ये तलवार आत्मा घास नहीं है। नगर स्वामी फी, रुक जाओ। कहे चौंक गए और जल्दी से फी जीतू की ओर देखा, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति के शब्द बहुत देर हो चुके थे। फी जीतू के जेड फावड़े ने पहले ही फूलों के बिस्तर में मिट्टी में खुदाई कर दी थी। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1340। जब फी जीतू का जेड फावड़ा फूलों के बिस्तर की मिट्टी पर उतरा जहां तलवार आत्मा घास स्थित थी, तो तलवार आत्मा घास से एक सफेद प्रभामंडल व्हाइट हेलो फैल गया और उसी समय उसके चारों ओर एक असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन दिखाई दिया। फी जीतू का रंग नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गए। वृद्ध महिला, वृद्ध आदमी और दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी ने भी 4 संत कोटि क्षेत्र कनिष्ठों की रक्षा के लिए अपनी संत शक्ति को धक्का दिया। तलवार आत्मा घास, जो मूल रूप से बैंगनी और तलवार की तरह सीधी थी, अचानक मुड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। जिसने उसकी जगह ली वह अंतहीन चकाचौंध वाली रोशनी थी जो सभी दिशाओं में बाहर निकली। जैसे ही रोशनी झूलती, रिगल्ड और बदलती गई, इसने विभिन्न रंगों के बादलों का गठन किया जिसने सबको घेर लिया। 2 सांसों के बाद आसपास के पर्यावरण में एक विशाल परिवर्तन आया था। चारों ओर देखते हुए अब कोई अटारी या कमरे नहीं थे, कोई फूलों का बिस्तर नहीं था, कोई तलवार आत्मा घास नहीं थी और कोई विदेशी फूल या घास नहीं थी। इसके बजाय केवल एक खाली और अराजक आकाश और एक अजीब और अप्रत्याशित पृथ्वी थी, जहां सब लोग अब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बादलों में खड़े थे। उनके चारों ओर ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं विभिन्न रंगों और आकारों के बादल थे, लेकिन और कुछ नहीं था। एक आत्मिक व्यू। फी जीतू का चेहरा पीला पड़ गया। इस क्षण वह कैसे नहीं जान सकते थे कि तलवार आत्मा घास जिसे सबने पहले देखा था वह सिर्फ एक जाल था। एक बार जब उन्होंने तलवार आत्मा घास को छू लिया तो यह आत्मिक व्यू तुरंत दिखाई देगा और उन्हें अंदर फंसा लेगा। हालांकि इस आत्मिक व्यू का स्तर सबकी कल्पना से कहीं अधिक था। मौजूद 8 लोगों में से लगभग किसी ने भी कोई खामी नहीं देखी थी। केवल त्रिपाठी जीवक्ति ने आखिरी पल में एक चेतावनी चिल्लाई थी, लेकिन वह चिल्लाहट बहुत देर से आई थी। ऐसा सोचते हुए फी जीतू ने संदेह से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने खामियों को कैसे देखा था। आखिरकार यहाँ तक कि 4 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी भी अभी उन्हें देखने में विफल रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वह क्या सोच रहे थे और त्रिपाठी जीवक्ति के पूछने से पहले समझाने की पहल की। कनिष्ठ को औषधीय सिद्धांतों का कुछ ज्ञान है और चून की तलवार आत्मा घास अभी बैंगनी रंग की थी, इसकी औषधीय उम्र बहुत अधिक होनी चाहिए। उस स्तर पर तलवार आत्मा घास द्वारा उत्सर्जित सुगंध में एक फीका मसालेदार सनसनी होगी, जैसे एक अदृश्य ब्लेड जो किसी की सूंघने की भावना को उत्तेजित करता है। फी जीतू आश्चर्यचकित दिखे, लेकिन उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा। अब जब उन्होंने इस जाल को ट्रिगर कर दिया था और इस आत्मिक व्यू से घिरे हुए थे, तो और सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं था। इसके बजाय वो कहे और दूसी की ओर मुड़े और पूछा, तुम दोनों आत्मिक व्यूहों में निपुण हो, क्या तुमने कुछ देखा है? दूसी और कहे रोशनी और बादलों को देखने के बाद से ही सावधानी से आसपास का अवलोकन कर रहे थे। ये सवाल सुनकर दूसी का सुंदर चेहरा बदसूरत हो गया और कहा, अगर कनिष्ठ गलत नहीं है तो यह एक प्राचीन आत्मिक व्यू होना चाहिए जिसे स्पेक्ट्रल क्लाउड अरे कहा जाता है, एक लंबे समय से खोया हुआ आत्मिक व्यू।
कनिष्ठ का भी यही विचार है। कैहे ने सिर हिलाया और दूसीसी के अनुमान से सहमत हुए। स्पेक्ट्रल क्लाउड व्यू। फीजीतू और अन्य 3 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी ने एक दूसरे को खाली ढंग से देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले कभी इस आत्मिक व्यूह के बारे में नहीं सुना था। जल्दी से पूछा, क्या इस आत्मिक व्यूह को तोड़ना मुश्किल है? इसमें किस तरह की शक्ति है? दूसीसी कड़वाहट से मुस्कुराए और कहा, चलो पहले इसे तोड़ने के बारे में बात नहीं करते। कनिष्ठ इसके गठन के सिद्धांत के बारे में बात करेगी। क्या तुम हमारे चारों ओर इन बादलों को देखते हो? स्वाभाविक रूप से ये बादल ब्रह्म इल्यूजन्स नहीं लगते हैं, नहीं वे किसी प्रकार की ऊर्जा से बने हैं। ये काफी अजीब है। वृद्ध आदमी निंग शियान चेन ने सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी असली बादल हैं। दूसीसी के शब्द चौंकाने वाले थे। क्या? फीजीतू और अन्य के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। तुम कह रही हो कि वे असली बादल हैं? हाँ, स्पेक्ट्रल क्लाउड व्यूह के खो जाने का कारण यह है कि इस तरह के आत्मिक व्यूह को व्यवस्थित करने के लिए किसी को आकाश में बादलों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। आज छायांकित तारा पर सबसे मजबूत कृषक के पास भी ऐसी क्षमता नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी इस आत्मिक व्यूह को व्यवस्थित नहीं कर सकता है। आकाश में बादलों को परिष्कृत करना। हालांकि फीजीतू और अन्य अनुभवी और ज्ञानवान थे, वे अभी भी दूसीसी के बयान से हक्के बक्के थे, थोड़ी देर के लिए इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। ये किस तरह का विशेषज्ञ था जो आकाश में बादलों को भी परिष्कृत करने के लिए ऐसी चौंकाने वाली विधि का उपयोग करने में सक्षम था? ये बस बहुत अविश्वसनीय था। दूसीसी ने उनके चेहरों पर बदसूरत अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज कर दिया और आराम से जारी रखा, बादलों को परिष्कृत करना केवल पहला कदम है। इस आत्मिक व्यूह को व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति बादलों में विभिन्न विशेषताओं को फ्यूज करेगा, इससे पहले कि एक राक्षस जानवर की आत्मा को निकाला जाए और इसे इसके साथ फ्यूज किया जाए। यह इन बादलों, जो मूल रूप से निर्जीव हैं, को परिवर्तित करने और हमला करने की क्षमता हासिल करने की अनुमति देगा। स्पेक्ट्रल क्लाउड व्यूह में बादल आत्मिक व्यूह द्वारा निकाले गए राक्षस जानवर की आत्मा के ग्रेड के आधार पर बादल जानवरों में परिवर्तित हो सकते हैं। हालांकि इन बादल जानवरों को, चाहे वे किसी भी ग्रेड के हों, मानना बेहद मुश्किल है। तुम्हारा मतलब है कि ये चीजें परिवर्तित हो सकती हैं? फीजीतू ने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर तैर रहे अनगिनत बादलों की ओर इशारा किया। दूसीसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। जब फीजीतू ने यह सवाल पूछा तो समूह के चारों ओर बिखरे हुए 1 दर्जन या उससे अधिक बादल अचानक मुड़ गए और झूल गए, इससे पहले कि वे विभिन्न आकारों और आकारों के राक्षस जानवरों में परिवर्तित हो गए। हालांकि इन बादल जानवरों के पास मांस और खून के शरीर नहीं थे और वे सभी बादलों से बने थे, लेकिन उन्हें बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा के साथ फ्यूज किया गया था, जिससे वे एक असली राक्षस जानवर से भी मजबूत हो गए थे। सबने अपनी दिव्य चेतना से इन बादल जानवरों के शरीरों को झाड़ा और उनके शरीरों से निकल रही ऊर्जा उतार चढ़ाव को देखने के बाद दूसीसी ने अपनी ऊंची छाती को थपथपाया। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वो खुश हुई। ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत बुरी नहीं है। ये बादल जानवर केवल 8वीं कोटि या 9वीं कोटि के हैं। वह खुद को खुश करने से नहीं रोक पाई, चूंकि यह आत्मिक व्यूह प्राचीन काल में व्यवस्थित किया गया था। कौन जानता था कि इसे व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। अगर यहाँ 1 या 2 10वीं कोटि बादल जानवर होते तो सब लोग यही दफन हो गए होते। भले ही फीजीतू और अन्य के पास स्वर्ग विरोधी साधन, हेवन डिफाइंग मीन्स होते, वे एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र, ओरिजिन किंग रेल्म, स्वामी के बराबर एक 10वीं कोटि राक्षस जानवर के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होते। अभी अभी प्राचीन खंडहरों में कदम रखा था और ऐसे आत्मिक व्यूह में गिर गए थे। सबका मनोदशा अचानक भारी हो गया और स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। फीजीतू चिल्लाए, 2 लड़के और कई लड़के, इस आत्मिक व्यूह को तोड़ने का एक तरीका सोचो। इन बादल जानवरों को हम पर छोड़ दो। हाँ, कैहे और दूसीसी ने जल्दी से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि अब उनकी भूमिकाएं निभाने का समय आ गया था, और तुरंत उत्साहित हो गए। फीजीतू ने त्रिपाठी जीवक्ति और शांत लियन गुआन पर फिर से एक नजर डाली और कहा, तुम लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, गलती से यहाँ गिर मत जाना। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। लियन गुआन ने अभी भी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन इसके बजाय अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से हथेली के आकार की कठपुतलियों की एक श्रृंखला निकाली। ये कठपुतलियां बहुत जीवंत दिखती थीं और काफी बारीकी से परिष्कृत थीं। अपने हाथ की एक लहर के साथ लियन गुआन ने इन कठपुतलियों को बाहर फेंक दिया और तुरंत उनमें अपनी संत शक्ति डाली। अगले पल में ये कठपुतलियां अचानक बड़ी हो गईं, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को कठपुतली तकनीकों का उपयोग करते देखा था, और एक तीसरी कोटि संत कोटि कृषक के रूप में लियन गुआन वास्तव में इन कठपुतलियों को नियंत्रित कर रहा था, जिनमें से सभी प्रथम या दूसरी कोटि संत कोटि क्षेत्र ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहे थे। कुल मिलाकर लगभग 5 या 6 कठपुतलियां थीं। वे सभी विभिन्न आकार और आकारों की थीं। कुछ आत्मिक सांपों जितनी छोटी थी, जबकि अन्य घरों जितनी बड़ी थी। इनमें से प्रत्येक कठपुतली का एक महान प्रभाव लगता था, और जब एक साथ उपयोग किया जाता था तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से असाधारण थी। त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत समझ गए कि लियन परिवार की प्रतिष्ठा अयोग्य नहीं थी। अकेले लियन गुआन का कौशल उन्हें उसी क्षेत्र के अन्य कृषकों के खिलाफ अजेय बनाने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि अगर वह एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी का सामना करते हैं तो भी उनके पास भागने का मौका हो सकता है। दूसरी तरफ फीजीतू ने अपना नीला जैद कटोरा ब्लू जेड बोल बुलाया, जिससे वह अचानक कुछ दर्जन मीटर व्यास में विस्तारित हो गया और पास के बादल जानवरों को ढक लिया।
नीला जेड कटोरा पारा मर्क्यूरी की तरह बाहर निकला और एक बड़ी नीली रोशनी बाहर निकली, एक नौवीं कोटि बादल जानवर को लपेट लिया जिसे हमला करने का समय नहीं मिला था। तुरंत बाद नीली रोशनी सिकुड़ गई। नौवीं कोटि बादल जानवर की संघर्ष भरी चीखों को नजरअंदाज करते हुए उसे नीले जेड कटोरे में इकट्ठा कर लिया। इस बार त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि वह अचानक समझ गए कि उन्होंने पहले इस नीले जेड कटोरे की शक्ति को कम आंका था। उसी समय वृद्ध आदमी निंगशियांग चेन ने एक दहाड़ निकाली और हवा से छड़ी जैसी एक शिल्पकृति आर्टिफैक्ट बुलाई। अपनी बाह की एक लहर के साथ ये छड़ी जैसी शिल्पकृति अचानक बादल जानवरों की ओर गोली चलाने वाली परछाइयों आफ्टर इमेजेस के आकाश में परिवर्तित हो गई। उसी समय वृद्ध महिला ने एक जाल जैसी शिल्पकृति बुलाई जो फैल गई और एक चकाचौंध भरी त्रिरंग ट्राइकलर्ड रोशनी जारी की। इसने न केवल इस रोशनी में लिपटे बादल जानवरों की हरकतों को धीमा कर दिया, बल्कि इसका एक अथाह हत्या का प्रभाव भी था। जैसे ही इन लोगों ने कार्रवाई की, बादल जानवर पूरी तरह से क्रोधित हो गए। दहाड़ों की एक श्रृंखला के साथ नौवीं कोटि बादल जानवर को छोड़कर जिसे नीले जेड कटोरे ने इकट्ठा कर लिया था, बाकी सभी बादल जानवर भयंकर ढंग से उनकी ओर दौड़े। बादल जानवरों के आने से पहले ही उनके मुंह से ऊर्जा की किरणें बाहर निकली, आकाश को ढक लिया। इस दृश्य ने फीजी2 और अन्य की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। नीला जेड कटोरा फिर से घूमा और सुरक्षा के रूप में कहे और दूसरी को घेरने वाली एक नीली रोशनी जारी की। भाई वेन, मैं 2 लड़की और कई लड़के को तुम पर छोड़ता हूँ। फीजी2 ने अपना नीला जेड कटोरा पीछे छोड़ दिया और दूसरी कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र पुरुष कृषक को सलाह देने के बाद उन्होंने अपनी संत शक्ति को धक्का दिया और बादल जानवरों की ओर दौड़ पड़े। निंगशियांग चेन अपनी छड़ी जैसी शिल्पकृति को पकड़े हुए और वृद्ध महिला करीब से उनका पीछा किया। उन तीनों ने एक 3 तरफा गठन 3 prong फॉर्मेशन बनाया और तुरंत 7 या 8 बादल जानवरों को नष्ट कर दिया। वेन उपनाम वाला उत्पत्ति वापसी क्षेत्र स्वामी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और दूसरी और कहे